चैनल CATV और हम जो है डिवाइस करेंगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अगर हम समझे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के रिस्पेक्ट में, तो इसमें देखो फटाफट बात करें तो उसको प्रेसिडेंट का एक्सटेंट मिला था 28 मई 2016। देन जो है 28 मई 2016 को जो है प्रेसिडेंट का एक्सटेंट मिल गया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, 28 मई 2016 से कमेंसमेंट हुआ है। कुछ बात समझने की ये है कि जब एंटिटी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो इंसॉल्वेंट से अगर वो रिवाइव हो गई तो ये इमर्ज हो सकती है, इंसॉल्वेंसी से इमर्ज हो सकती है बाय इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो IRP अगर आपकी प्रॉपरली बनी है, एक आपकी प्लानिंग अगर प्रॉपर है तो आप इमर्ज हो जाओगे, अदरवाइज आप बैंकक्रप्ट या लिक्विडेट हो जाओगे क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो गए हो। तो इंसॉल्वेंट पहले होता है, फिर बैंकक्रप्ट या लिक्विडेट हो जाते हैं। ठीक है, और इमर्ज हो गई मतलब IRP सक्सेसफुल है। और इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एंटिटी जो है फिनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहा है। तो फिनेंशियल डिफिकल्टी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ असेट इज लेस देन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, साथ ही साथ अनेबल टू पे डेप्ट। तो ये इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ असेट जो है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी से कम है और अनेबल टू पे डेप्ट। ठीक है, और बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है? बैंक्रप्सी एक डिक्लेरेशन है, इंसॉल्वेंसी एक जर्नी है, बैंक्रप्सी एक थप्पा है, डिक्लेरेशन है कि एंटिटी अनेबल टू रिपे दी डेप्ट। एंटिटी जो है अपना डेप्ट रिपे नहीं कर पाएगी, मतलब कि इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेबल है। ट्रीटेबल है मतलब IRP है, अनट्रीटेबल है मतलब बैंक्रप्सी या लिक्विडेशन है। इसलिए इसको जो है हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। डिक्लेरेशन, बैंक्रप्सी कुछ नहीं है, बस एक डिक्लेरेशन है। और इंसॉल्वेंसी एक प्रोसेस है जब वैल्यू ऑफ असेट इज लेस देन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और अनेबल टू पे डेप्ट। ठीक है, ये हमको याद रखना है क्योंकि इस पर आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रही बात है तो IBC में टाइम बाउंड सेटलमेंट होता है, पेनलेस रिवाइवल मैकेनिज्म है, इजी एग्जिट प्रोसीजर है, रिवाइवल मैकेनिज्म पेनलेस है। ठीक है, बाकायदा अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड की, तो अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड की, ये समझना हमको जरूरी है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब क्या है। देखो, कंपनी जो कंपनीज एक्ट में है, कंपनी अंडर स्पेशल एक्ट, ठीक है, तो कंपनी जो स्पेशल एक्ट में है तो टिल दी प्रोविजंस आर कंसिस्टेंट वो इस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, LLP पे एप्लीकेबल होता है, फर्म पे एप्लीकेबल होता है। मतलब कि कंपनीज एक्ट में कंपनी जो है स्पेशल एक्ट में है, ठीक है, स्पेशल एक्ट में है, ठीक है, तो टिल द प्रोविजंस आर कंसिस्टेंट। और फिर बात आती है LLP ऑफ फर्म। अब इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, उस पर भी लगता है कॉर्पोरेट डेटर। सबसे पहले क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, और कॉर्पोरेट डेटर का पर्सनल गारंटर। देखो, 3 लोग होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशन क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब कि जो लोग जो है पैसे देते हैं उधार में, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो होते हैं जो रोजमर्रा के उधार देते हैं, डे टू डे एक्टिविटी वाले, अभी अपन आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे। और कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है? जिससे पैसा लिया है, जिसको पैसे देने के हैं। ठीक है, अब उसका जो पर्सनल गारंटर है, ठीक है, जैसे कि डायरेक्टर है, पैसे उधार में लेके रखे है और उसकी गारंटी देने के लिए पर्सन है, तो पर्सनल गारंटर और इनफैक्ट पर्सन अदर देन पर्सनल गारंटर भी आते हैं और अदर बॉडी कॉर्पोरेट भी आते हैं। तो पर्सनल गारंटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर आता है। अभी तो कॉर्पोरेट डेटर है मतलब ये कंपनी पे लगता है। अब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, अभी अपन ने जो बात करी थी कि इंसॉल्वेंसी होती है, फिर बैंक्रप्सी होती है, लिक्विडेशन होती है, या अपन रिवाइवल भी हो जाता है अगर अपना प्रॉपर IRP हो तो। ठीक है, तो अपन ये जो है ये छोटी मोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसमें बाकायदा जो है इसमें ये टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट से ही इसको समझना पड़ेगा, तब जाके आप जो बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि सेक्शन 2 की हमने बात करी है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें बोलने की रहेगी जहाँ पे हम टेक्स्ट रीड नहीं करेंगे और हम यही करेंगे। ठीक है, अब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट। लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होती है? व्हेन इंसॉल्वेंसी अनट्रीटेबल हो। ठीक है, तो जब इंसॉल्वेंसी अपनी अनट्रीटेबल है, मैं इंसॉल्वेंसी ट्रीट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो बैंक्रप्सी या लिक्विडेशन होता, अपन ने पढ़ा था डिक्लेरेशन। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि लिक्विडेशन कौन इनिशिएट करता है? इसको बोला जाता है सुंदर। सुंदर का मतलब है कि शेयर होल्डर कर सकते हैं, अनपेड क्रेडिटर कर सकते हैं, जो क्रेडिटर है जिसका पेमेंट करा हुआ नहीं है, पेमेंट अनपेड है, तो शेयर होल्डर है। अनपेड क्रेडिटर है जिनको पैसे पे करना बचा हुआ है। ठीक है, अनपेड क्रेडिटर है मतलब कि अनपेड क्रेडिटर मतलब कि पर्सन को, एक किसी व्यक्ति को पैसे देना बचा हुआ है। ठीक है, अब वो अनपेड क्रेडिटर जो बोल रहा है कि यार इसका लिक्विडेशन कराओ या ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो अनपेड क्रेडिटर की बात है कि यार ये मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, इसका लिक्विडेशन कराओ। ठीक है, डायरेक्टर और रेगुलेटरी बॉडी भी इनिशिएट कर सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्टर रेगुलेटरी बॉडी भी जो है तो ऐसे सुंदर हो जाता है। तो ऐसे शेयर होल्डर है, यू से अनपेड क्रेडिटर है, उनसे सुंदर में UN से, और D से जो है डायरेक्टर, और R से रेगुलेटरी बॉडी भी जो है लिक्विडेशन कर सकती है। नहीं पता, शांति से करेंगे, हो जाएगा खत्म। ठीक है,
अब कुछ की फीचर्स है कोड के, अभी हम जो है इसके की फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। देखो हु कैन इनिशिएट लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, ये अपन ने पढ़ा, तो ऐसे आपको चीज़ें मिलेगी। की फीचर्स ऑफ कोर्ट की अगर हम बात करें तो ये रिप्लेस कर दिया सारे ओल्ड लॉ को, और दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एक तो एनसीएलटी है और एक डीआरटी है, ठीक है। जो भी है वो रिड्रेस करती है ग्रीवेंसेस। कंपनी और एलएलपी है, देखो फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी होता है वैसे, पर इधर जो है कंपनी इंक्लूडिंग एलएलपी है, मतलब कि इधर जो एलएलपी है वो कॉर्पोरेट का फॉर्म है, एलएलपी को फॉर्म में नहीं माना गया है। तो कंपनी और एलएलपी है तो वह एनसीएलटी से डील करती है, अपने ग्रीवेंसेस एनसीएलटी की जगह ले जाती है, ठीक है। और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन तो वही टाइम बाउंड है 180 + 90 दिन, ठीक है। और अब इसमें नई चीज़ और आ गई है कि 180 + 90 270 होता है। अब बोल रहे हैं मैंडेटरी टू कंप्लीट इन 330 डेज। क्या बोल रहे हैं कि मैंडेटरी है कि आप कंप्लीट कर दो 330 दिन में, इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। तो ये लिखा हुआ है, अगर हम देखें तो इसके आगे जो हम प्रोविजन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम 180 डेज, ठीक है। तो मैंडेटरी 180 + 90 डेज मैंडेटरी टू कंप्लीट इन 330 डेज, मैंडेटरी टू कंप्लीट इन 330 डेज इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। तो 180 + 90 दिन क्या होता है, बीच में एक्सटेंड टू फर्दर 45 डेज। अपन ने क्या पढ़ा था कि वो होते हैं अपने 270 दिन होते हैं। बोल रहे हैं कि मैंडेटरी टू कंप्लीट इन 330 दिन इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, ठीक है। एंड टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग, एक्सटेंशन को मिला के, और टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। तो रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर में जो टाइम टेकन लगता है, और साथ ही साथ जो है एक्सटेंशन सब मिला के 330 दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर 330 दिन में नहीं हुआ, ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा कि क्या 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 चीज़ें होनी चाहिए, एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन के साथ हमने क्या पढ़ा कि टाइम टेकन, एक्सटेंशन के साथ अपन ने पढ़ा टाइम टेकन टू कंप्लीट रिजोल्यूशन प्रोसेस, टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग, टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग। तो लीगल प्रोसीडिंग में टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस। तो टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग, कि लीगल प्रोसीडिंग में जो भी टाइम चल रहा है, टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग इन रिजोल्यूशन प्रोसेस, टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग इन रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये 330 दिन में हुआ कि नहीं हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, और कभी नहीं हुआ, ठीक है, तो आईबीसी 2019 जब आया उसके फर्दर 90 दिन में ये ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। जो आईबीसी आया है 16/8/2019 को, ठीक है, उसको फर्दर 90 डेज में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो एक्सटेंशन प्लस टाइम टेकन, तो एक्सटेंशन है प्लस टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो टाइम टेकन है इन लीगल प्रोसीडिंग्स, तो टाइम टेकन किस में है, इन लीगल प्रोसीडिंग ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस। चलो अगर हम बात करें की फीचर की, तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की कुछ बातें हैं। तो 5 पिलर ऑफ कोड हम देखते रहेंगे। अब की फीचर क्या है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। देखो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब कि कलेक्ट कोलेक्ट डेमिनेट, मतलब कि ये जैसा डेटा बैंक है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है, जो कलेक्ट करता है, कोलेक्ट करता है और डिसेमिनेट करता है। कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, कोलेक्ट करता है, अरेंज करता है, और डिसेमिनेट करता है, बांटता है द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट ऑफ फाइनेंशियल हाउसेस, तो ठीक है, क्या है कलेक्ट कोलेक्ट एंड जो है डिसेमिनेशन। तो क्या बोल के रखा है, ये डेटा बैंक है, इट एक्ट लाइक अ डेटा बैंक फॉर ऑल डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ बिजनेस हाउसेस। तो जो भी बिजनेस हाउसेस है, ठीक है, जो भी बिजनेस हाउसेस है, जो भी डेबिट क्रेडिट है, इसके बारे में जानकारी पता है इनको। इट हेल्प द कीपिंग अ ट्रैक ऑन क्रेडिट, अरे पता रहता है ना कि किसको कितना उधार दिया है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, आईआरपी ट्रिगर हो जाता है एट दी अर्लीस्ट, ठीक है। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफॉल्ट है कि डिफॉल्ट क्या चल रहा है, और आईआरपी ट्रिगर हो जाता है एट दी अर्लीस्ट, तो आईआरपी भी जल्दी हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस भी जल्दी ट्रिगर हो जाती है, और जो भी है डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट भी अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी डिफ़ॉल्ट है, क्या क्या डिफ़ॉल्ट है कि मेरे को सामने वाला पे नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप पे नहीं कर रहे हैं, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफ़ॉल्ट है, और आईआरपी भी एट दी अर्लीस्ट जो है स्टार्ट हो जाती है। अब ये तो अपन करते ही देंगे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो समझना ज़रूरी है, जो है हमारी कॉर्पोरेट डेटर की। कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है, कॉर्पोरेट डेटर वो होता है कि यार फाइनेंशियल क्रेडिटर ने पैसे दिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने पैसे दिए, किसको दिए, कॉर्पोरेट डेटर को दिए। तो कॉर्पोरेट डेटर इज अ पर्सन ओज टू क्रेडिटर, उसने पैसे लिए हैं और उसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट दिया है, ठीक है। अब उसकी डेप्ट और ऑब्लिगेशन है कि उसको सामने वाले को पे करना है,
ठीक है, सामने वाला उसके लिए क्रेडिटर है और सामने वाला सिक्योर क्रेडिटर है। ठीक है, तो क्या लिख के रखा है कि कॉर्पोरेट डेटर मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु, क्या है, कॉर्पोरेट पर्सन है ना, इंडिविजुअल तो नहीं है, कॉर्पोरेट पर्सन हु ओव्स अ डेप्ट, वो डेप्ट ओव करता है, मतलब उसको पे करना है। ठीक है, तो इसमें एलएलपी भी आ जाता है। ठीक है, और ये बोल के रखा है कि अगर इफ डिफॉल्ट, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया, से नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑन ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट पे डिफॉल्ट नहीं करा, डिफॉल्ट कर दिया है, ठीक है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है फिर चलेगी, प्रोसेस चलेगी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि क्या बोल के रखा है इसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में। और सिक्योरिटी डेटा का मतलब ये है कि क्रेडिटर इन फेवर ऑफ होम सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। तो जब कॉर्पोरेट डेटा पैसे लेता है तो सामने वाले को सिक्योरिटी इंटरेस्ट देता है। ठीक है, और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है तो सामने वाला सिक्योर क्रेडिटर हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोल के रखा है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट मीन्स राइट टाइटल और इंटरेस्ट, राइट टाइटल इंटरेस्ट, तो मतलब ट्रिक, टाइटल राइट इंटरेस्ट और क्लेम टू प्रॉपर्टी। ये क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक, टाइटल राइट इंटरेस्ट और ये क्लेम कर सकते हैं सिक्योर डेटा प्रॉपर्टी पे। काहे के लिए, फॉर सिक्योर पेमेंट, वो पेमेंट सिक्योर करने के लिए, या सिक्योरमेंट परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन, कि परफॉर्म कर, सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन, और इसमें परफॉर्मेंस गारंटी नहीं आता, यही लिखा हुआ इसमें परफॉर्मेंस गारंटी नहीं आता। सिक्योरिटी इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड परफॉर्मेंस गारंटी। अब ये सिक्योर इंटरेस्ट क्या करता है, ये सिक्योर क्रेडिटर क्या करता है, सिक्योर क्रेडिटर क्लेम करता है राइट टू रिसीव पेमेंट, क्योंकि उसके पास राइट है पेमेंट रिसीव करने का, और राइट टू सीक रेमेडी, वो पेमेंट रिसीव करेगा या राइट टू सीक रेमेडी। ठीक है, तो वो क्या बोला है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योर क्रेडिटर, क्या मैंने, तूने मुझसे पैसे लिए, तूने मुझे सिक्योरिटी दी, अब मेरे पास राइट है पेमेंट रिसीव करने का। पहले तो अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं रेमेडी सीख कर लूँगा, मेरे सिक्योरिटीज़ को इनकैश करवा लूँगा। ठीक है, तो क्या है सिक्योरिटी इंटरेस्ट, मतलब कि टाइटल राइट इंटरेस्ट या क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी तुमने सिक्योरिटी क्रेडिटर को दे दिया, अब वो उससे सिक्योर कर सकता है पेमेंट। काहे के लिए कर रहे हो, टाइटल राइट इंटरेस्ट और क्लेम टू प्रॉपर्टी सामने वाले को क्यों दे रहे हो, फॉर सिक्योर ऑफ पेमेंट, टू सिक्योर पेमेंट और टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन, पेमेंट सिक्योर करवा लो। ठीक है, क्या तू पैसा देगा नहीं देगा तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट मेरे नाम पे कर दे, टू सिक्योर पेमेंट और टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, कभी कभी परफॉर्मेंस ही मेंटेन होता है तो टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है विद सिक्योर पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब इसमें जो है परफॉर्मेंस गारंटी नहीं आता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि MF, 1 सेकेंड, ओके, अपन ने ये पढ़ लिया। अब एक दो क्वेश्चन और करते तब जाके ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि जो कॉर्पोरेट डेटर है, वो कॉर्पोरेट डेटर सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है सामने वाले को दे देता है, सामने वाले का टाइटल राइट, ठीक है, टाइटल राइट इंटरेस्ट और क्लेम, ठीक है, राइट टाइटल इंटरेस्ट और क्लेम टू प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन फेवर। ठीक है, काय के फॉर सिक्योर पेमेंट और सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन नॉट इंक्लूड परफॉर्मेंस गारंटी। अब जो है समझो कि कॉर्पोरेट डेटर में ना, कॉर्पोरेट डेटर की जो हम बात करते हैं, एक तो अपने जनरल मतलब समझा कि जो ओव करता है डेट कंपनी है तो वो सब है, पर समझो कॉर्पोरेट पर्सन जो होता है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होती है ना, वो कॉर्पोरेट पर्सन के अगेंस्ट होती है। तो कॉर्पोरेट पर्सन में कौन कौन होता है, इसमें कंपनी आ जाती है, मतलब वही कॉर्पोरेट डेटर, LLP आ जाते हैं और अदर पर्सन भी आ जाते हैं। ठीक है, अदर पर्सन हु इज LLP। तो कॉर्पोरेट पर्सन की अगर अपन बात करें तो कॉर्पोरेट पर्सन इधर बता के रखा है क्या, कॉर्पोरेट पर्सन, 1 सेकेंड, कॉर्पोरेट पर्सन एनी अदर पर्सन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड, ये लिख के रखा है, एनी अदर पर्सन हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड, पर इसमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कवर नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि भाई हम कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, मेरे को जिससे पैसे लेने हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सन तो वही है ना, कॉर्पोरेट डेटर तो वही है ना कि उससे मेरे को पैसे लेने हैं, तो सामने वाला, क्योंकि एप्लीकेशन कौन देगा, क्रेडिटर देगा, तो सामने वाला अगर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है तो वो नहीं कवर है यार, तो सामने वाला फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है तो वो कवर नहीं है। और रही बात है कि मैं क्लेम ले सकता हूँ, तो क्लेम का मतलब अभी अपन ने पढ़ा था कि राइट टू रिसीव पेमेंट, इधर जो है क्लेम का, मैं क्लेम वाले पोर्शन पे ले जाता हूँ कि राइट टू रिसीव पेमेंट, क्या उसको राइट है पेमेंट रिसीव करने का, क्योंकि उसके नाम पे सिक्योरिटी है, तो राइट टू रिसीव पेमेंट और राइट फॉर रिमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विच कैन बी रिड्यूस, वेदर रिड्यूस बाय जजमेंट और डिग्री और वेदर रिड्यूस और नॉट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है क्लेम में, राइट टू पेमेंट, राइट टू पेमेंट, तो राइट का पेमेंट क्या है, राइट टू रिसीव पेमेंट। ठीक है, क्लेम है वेदर नॉट सच राइट इज रिड्यूस, भले ही राइट रिड्यूस हुआ टू द जजमेंट, ठीक है, टू द जजमेंट फिक्स द डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड लीगल इक्विटेबल जो भी है। ठीक है, राइट टू रेमेडी, राइट टू पेमेंट है, या तो अपन रेमेडी सीख कर लो, मेरे को कुछ भी चाहिए, मेरे को पेमेंट दे दे तो मेरे को रेमेडी दे दे, राइट टू पेमेंट, रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एंड लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स इफ सच ब्रीच गिव राइट टू राइट ऑफ पेमेंट।
ठीक है, तूने ब्रीच करा है, राइट टू पेमेंट स्टैब्लिश हो रहा है, तो तू मेरे को ऐसा कर कि रेमेडी दे दे फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर और नॉट, भले ही वो राइट इज रिड्यूस टू जजमेंट, फिक्स्ड, मैच्योर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, जो भी है, ठीक है, मैच्योर्ड, अनमैच्योर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड सब है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अपन ने बात क्या करी थी, इधर कॉर्पोरेट डेट, ये कॉर्पोरेट पर्सन की जिसमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं आता, ठीक है। आप समझो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया, सामने वाले फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो तो भैया नहीं लगेगा आईबीसी, क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सन में ही वो शामिल नहीं है, तो कॉर्पोरेट डेटा में ही वो शामिल नहीं है। अब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, बैंक होता है, एनबीएफसी होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी होती है, अपन सरफाइजी में पढ़ेंगे। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, पीएफ ट्रस्ट भी आ जाता है। तो ये सब है अपने फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो ये क्वेश्चन, अब समझना है क्वेश्चन क्या बोला है, एमएफ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, उसने एक्सेप्ट करे है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट फ्रॉम जेएस फाइनेंशियल सर्विस। तो जो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है उसने क्या एक्सेप्ट करके रखा है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, सामने वाला डिपॉजिट रखता है, तो उसने एक्सेप्ट करके रखे हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, किससे, जेएस से। अच्छा, वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है और एमएफ लेने वाला है, तो एमएफ की लायबिलिटी बनती है सामने वाले को देने की, जेएस को देने की जरूरत है। अब क्वेश्चन अगर अपन डायरेक्ट पढ़े तो अपने को लग रहा है कि जो फाइनेंशियल सर्विस वाला जो है, ये फाइनेंशियल सर्विस वाला, ठीक है, इसने हमको पैसा दिए हैं, ठीक है, इसने हमको पैसा दिया है, जेएस ने हमको पैसा दिया है ना, जेएस ने हमको पैसा दिया है, हमको जेएस को देना है, तो हमको जेएस के फाइनेंशियल सर्विसेज से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जेएस तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमको तो फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर वाला समझ में आता है, ठीक है। तो हमको तो ये देखना है कि एमएफ क्या फाइनेंस सर्विस प्रोवाइडर है क्या, अपन समझते हैं। एमएफ ने एक्सेप्ट करे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जेएस से। एमएफ कैपिटल इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये एनबीएफसी है, ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, उसने ऑब्टेन करके सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके रखा है। एज देयर वाज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अब डिपॉजिट उसने एक्सेप्ट करे हैं, ठीक है, उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं फ्रॉम जेएस, ये एनबीएफसी है, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करके रखा है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, और जेएस ने एप्लीकेशन दी है, तो बता एप्लीकेशन वैलिड है क्या। तो जेएस ने एप्लीकेशन दी, तो तुम ये मत बोल देना कि जेएस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है तो उसने एप्लीकेशन सही दी है। भैया हमको सामने वाला देखना है, जेएस फाइनेंशियल क्रेडिटर है, सामने वाला एमएफ भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, तो सिंस इसलिए एप्लीकेशन वैलिड है। तो एप्लीकेशन तो वैलिड है। वन सेकेंड, जेएस फाइनेंशियल सर्विस एस देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, जेएस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइल एन एप्लीकेशन अंडर 7, ओके, हमको तो ये देखना है। और एमएफ जो है वो एनबीएफसी है, और देयर वाज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिपॉजिट, समझते हैं। द टर्म कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स कंपनी, अपन ने पढ़ा, एलएलपी पढ़ा, अदर पर्सन जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इट वॉज हेल्ड इन जिंदल सक्सेना जो भी है, इन द प्रेजेंट केस एमएफ जो है, ओके सॉरी, एमएफ जो है वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो उसमें आईबीसी तो एप्लीकेबल नहीं होता है, वैसा समझने का है, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल अंडर 7 विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, एप्लीकेशन इनवैलिड ट्रीट हो जाएगी क्योंकि इसमें ये सब कवर नहीं है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन टूवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इनवैलिड। अब अच्छा क्वेश्चन है जो अपना है पर्सन के रिस्पेक्ट में। पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो देखो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जो अच्छा बड़ा क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये है अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है, वो तो अपन जब देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है, आएगा करेंगे। पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं, तो पर्सन की डेफिनेशन में आता है सीपीटी हिंदू। अब सीपीटी हिंदू कौन, सी से है कंपनी, पी से है पार्टनरशिप, टी से है ट्रस्ट, हिंदू एच से है HUF, IN इंडिविजुअल। तो सीपीटी हिंदू, तो कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, HUF, LLP भी आता है, तो फॉर्म में LLP भी आ जाता है, ठीक है, और कंपनी में ही LLP आएगा। अब समझना, ट्रेड यूनियन आता है क्या, तो ट्रेड यूनियन देखो, क्वेश्चन देखो, एनी अदर एंटिटी स्टैब्लिश अंडर स्टैचू, तो PROI भी आता है, और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन भी आता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन एनी अदर एंटिटी स्टैब्लिश इन स्टैचू है, इसलिए वो जो है ट्रेड यूनियन भी आ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने जो है पर्सन की इसमें डेफिनेशन पढ़ी, तो पर्सन में कोई सी दूसरी एंटिटी स्टैब्लिश अंडर एनी अदर स्टैचू, तो वो भी कवर है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन 1926, तो वो भी इधर कवर है, और जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो वो भी इधर है, ठीक है। तो हमको ये देखने का है। अब आती बात कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं
कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वो रेगुलेट करती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को। तो देखो आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है वो रेगुलेट करती है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो इसको रेगुलेट करती है, वन सेकेंड, ओके, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जहाँ से जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल निकलते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, राइट। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या करती है, वो मॉनिटर करती है और इंस्पेक्ट करती है मेंबर को। वो देखती है कि अपना मेंबर, जैसे आईसीआई करता है ना, वो देखती है कि अपने मेंबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई फ्रीविलस बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, मैल प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं कर रहे, फ्रीविलस बिहेवियर, कंप्लायंस। तो अपन ने क्या पढ़ा कि वो मॉनिटर कर रहे कि नहीं कर रहे, वो इंस्पेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे। कि वो अपन ने क्या देखा कि भैया वो मॉनिटर कर रहे कि नहीं कर रहे इंसॉल्वेंसी को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, मतलब कि मॉनिटर, सॉरी वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि मॉनिटर करना कि वो काम सही कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, रेगुलेट करना, ठीक है। तो क्या देखने का है कि वो इंस्पेक्ट करते हैं, वो मॉनिटर और इंस्पेक्ट करते हैं मेंबर्स को कि मेंबर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मॉनिटर इंस्पेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और कि उन्होंने मॉनिटर और इंस्पेक्ट किया सामने वाले को, ठीक है, रेगुलेट कर रहे हैं, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है डेवलप कर रहे हैं। तो देखो दो चीज़ अपन बोल सकते हैं, एक तो चेक करना कि मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीविलस बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं, मेल फीसेंस एंड ड्यूटीज तो नहीं कर रहे। तो ये तो एक ये हो गया कि ये तो नहीं कर रहे, माल प्रैक्टिस फ्रीविलस जो है बिहेवियर तो नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ क्या है, ड्राफ्टिंग कोड ऑफ कंडक्ट, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, उनको इंस्पेक्ट करना, उनको डेवलप करना, चेक करना कि कंप्लायंस कर रहे कि नहीं कर रहे। तो अपने दो चीज़ तो अपने समझ ली कि भैया मैल प्रैक्टिसेस, मेल फीसेंस एंड ड्यूटीज तो नहीं कर रहे, फ्रीविलस बिहेवियर तो नहीं कर रहे। और साथ ही साथ बची हुई चीज़ अपन देख लेंगे कि जो कंप्लायंस कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हमको रेगुलेट कर रहे हैं, इनको, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो आईपी क्या करती है, ये सब करती है और इनरोल करती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, ठीक है, एज मेंबर। इनरोल करती है आईपी को एज मेंबर। और आईपी क्या करता है, वही तो मैनेज करता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन, वो वही मैनेज करता है, ठीक है। अब क्या बोला है, नॉट टू हैंडल ग्रीवियंस, ठीक है, नॉट हैंडल ग्रीवियंस और कंप्लेंट अगेंस्ट मेंबर। क्या बोला है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हैंडल नहीं करते ग्रीवियंस और कंप्लेंट अगेंस्ट मेंबर। मेंबर के अगेंस्ट में अगर ग्रीवियंस और कंप्लेंट आ गई है तो वो उसको हैंडल नहीं करते। तो आईपी नहीं हैंडल करता मेंबर के अगेंस्ट में ग्रीवियंस और कंप्लेंट, तो नॉट हैंडल ग्रीवियंस और कंप्लेंट अगेंस्ट द मेंबर, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो 1 अक्टूबर 2016 में स्टैब्लिश हुई थी। अभी मई में तो 28 मई को तो ये आया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी 1 अक्टूबर को आया। अब इसमें एमसीक्यू था कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो तो ठीक है, वो तो कोड बनाती है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में, ठीक है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी तो हम पढ़ेंगे, पर ये कोड बनाती है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में 10 मेंबर होते हैं, 10 लोग होते हैं, 10 लोग, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है, वो सामने बैठा है, ठीक है। 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, ठीक है, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी या अबव के लोग होते हैं, जो होते हैं एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। तो देखो फाइनेंस इन्वॉल्व है तो फाइनेंस का, कंपनी इन्वॉल्व है तो कॉर्पोरेट अफेयर, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ लीगल रेगुलेशन, ठीक है। तो एक मिनिस्ट्री वहाँ का होता है, ठीक है। तो ये 3 लोग हो गए, तो 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी उसके अबव के, और एक होता है आरबीआई का। तो एक चेयरपर्सन, 3 मेंबर, ठीक है, चेयरपर्सन सामने बैठा है, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर है, ठीक है, और एक आरबीआई का पर्सन होता है, आरबीआई द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन, प्लस 5 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 होल टाइम होते हैं, ठीक है। तो ये जो अपन ने है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है, ये अपन ने बात करी। अब देखो अगर हम देखें, ठीक है, क्रेडिटर, ठीक है, वो पैसे देता है डेटर को, और डेटर सिक्योरिटी इंटरेस्ट उनके सामने रखता है। और अपन ने यही पढ़ा है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट रखा है तो कि इकाई के लिए रखा है, फॉर सिक्योर पेमेंट एंड सिक्योर परफॉर्मेंस। अब तो क्रेडिटर के जो राइट है, टाइटल है, इंटरेस्ट है, जो क्लेम है ओवर दी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो टाइटल
राइट इंटरेस्ट और क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स, ठीक है, ये अपने क्या पढ़ा कि सिक्योर्ड क्रेडिटर बाय ट्रांजेक्शन विच सिक्योर पेमेंट, जो सिक्योर करता है पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो टाइटल राइट इंटरेस्ट और क्लेम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया फॉर सिक्योर पेमेंट एंड सिक्योर परफॉर्मेंस एंड इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, मचाए मॉर्गेज चार्ज, तो मॉर्गेज चार्ज हाइपोथिकेशन असाइनमेंट इनकम्बरेंस, क्या 5 लोग, मॉर्गेज चार्ज हाइपोथिकेशन असाइनमेंट और इनकम्बरेंस, क्या बोल रहे हैं, मॉर्गेज चार्ज हाइपोथिकेशन असाइनमेंट और इनकम्बरेंस, ये 3 चीज़ें ये भी इंक्लूड होती है, ठीक है। अब इसमें परफॉर्मेंस गारंटी नहीं आता है। अब हमको समझना पड़ेगा कि अगर कॉर्पोरेट डेटर डिफ़ॉल्ट करता है तब जाके जो है ये चीज़ें अराइज होती है। तो डिफ़ॉल्ट एक ट्रिगर पॉइंट है। तो क्या बोल रहे हैं, डिफ़ॉल्ट का मतलब नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, इसमें डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन क्या, हाँ ठीक है, डिफ़ॉल्ट मतलब कि डेप्ट का पेमेंट नहीं किया है जो ड्यू हो चुका है, अब डेप्ट का पूरा पेमेंट नहीं किया है या कुछ पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, कि नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट। मियर इंसॉल्वेंसी, ठीक है, भले ही वैल्यू ऑफ एसेट कम है, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो मियर इंसॉल्वेंसी इज नॉट एन डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एसेट जो है इज लेस देन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ एसेट कम है, प्लस अनेबल टू पे डेप्ट, ठीक है, ये होती है इंसॉल्वेंसी। अगर हम देखें तो हमने तो यही पढ़ा था, प्लस अनेबल टू पे डेप्ट, ठीक है। तो अगर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ एसेट कम है, प्लस अनेबल टू पे डेप्ट, तो इंसॉल्वेंसी होती है। तो मेरी इंसॉल्वेंसी जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट व्हेन बिकम ड्यू, तो जब ड्यू है तब तुमने पेमेंट नहीं किया है, तो वो होल या पार्ट आपने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी यूटिलिटी, सॉरी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की बात करें तो वो कलेक्ट करती है, कोलेट करती है, डिसेमिनेट करती है, कलेक्ट करती है, कोलेट करती है और डिसेमिनेट करती है। क्या करती है डिसेमिनेट, क्या करती है डिसेमिनेट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या भैया, डेप्ट, लायबिलिटी, एसेट, चार्ज, सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो डेप्ट, लायबिलिटी, एसेट जो सिक्योरिटी जैसे चार्ज करके रखी है कि आपके पास जो डेप्ट है, लायबिलिटी है, ठीक है, एसेट है, चार्ज है, सिक्योरिटी, ये सब, ठीक है। इंस्टेंसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट कि किस किसने डिफ़ॉल्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, ठीक है। तो अगर हम देखें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में रिकॉर्ड ऑफ डेप्ट, लायबिलिटी, एसेट, पर्सन ओवर विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं। तो पर्सन जिसके ऊपर जो है, पर्सन जिसके ऊपर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, तो पर्सन ओवर विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैज बीन क्रिएटेड, तो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके ओवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है। असेट चार्ज है, डेप्ट, लायबिलिटीज, इंस्टेंसेस ऑफ डिफॉल्टेड बाय पर्सन, कोई डिफॉल्ट करा है तो इंस्टेंसेस ऑफ डिफॉल्ट बाय पर्सन अगेंस्ट एनी डेप्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कवर है। जो अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा कि रिकॉर्ड ऑफ डेप्ट, लायबिलिटी, असेट, क्योंकि अभी अपन ने बात करना कि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के अंदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहती है। तो भैया डेप्ट है, लायबिलिटी है, किसने डिफॉल्ट करा है, क्या आपने डिफॉल्ट करा है, कौन सी असेट आपने गिरवी रख के रखी है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिफॉल्ट इंस्टेंसेस, ये सब चीज़ें इधर कवर है, ठीक है। अब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की बात करें, एप्लीकेशन कौन देगा, तो कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन देता है। तो कॉर्पोरेट डेटर में जो है मेंबर या पार्टनर एप्लीकेशन दे सकते हैं, और जो है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेटर में मेंबर और पार्टनर है कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो कंपनी के अंदर मेंबर या पार्टनर होते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टनर इसलिए बोला है कि कंपनी इंक्लूड एलएलपी, समझो, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटर है, तो कॉर्पोरेट डेटर है तो उसके मेंबर और पार्टनर या इंडिविजुअल मैनेजिंग द ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन एप्लीकेंट है, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की, इधर लिखा हुआ है क्या, इधर नहीं लिखा हुआ है, पर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में, ठीक है, 1 सेकेंड इधर आ जाएगा। कॉर्पोरेट डेटर में मतलब कि एक तो कॉर्पोरेट डेटर हो गए, एक तो मेंबर और पार्टनर हो गए। इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज, तो वो इंडिविजुअल जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, तो कॉर्पोरेट डेटा के जो ऑपरेशन रिसोर्सेज इंडिविजुअल मैनेज कर रहे हैं, या इंडिविजुअल हैविंग कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, तो जो इंडिविजुअल है जिनका कंट्रोल है ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, तो जिनका कंट्रोल है जो मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशन, तो एक जो है जो फाइनेंशियल अफेयर्स देख रहा है, एक जो पर्सन है जो ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज को देख रहा है, मैनेज कर रहा है, तो वो भी कवर है। और कॉर्पोरेट गारंटर, कॉर्पोरेट डेटर का जो गारंटर रहता है ना, कॉर्पोरेट गारंटर, इंडिविजुअल गारंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट गारंटी की, मैं पर्सनल गारंटर, ठीक है ना। तो इसमें कॉर्पोरेट गारंटर इज ऑल्सो कॉर्पोरेट पर्सन, वो भी कॉर्पोरेट पर्सन है, ठीक है। डिस्प्यूट की बात करें
अब कॉर्पोरेट गारंटर भी कॉर्पोरेट पर्सन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कॉर्पोरेट गारंटर कॉर्पोरेट पर्सन है, कॉर्पोरेट पर्सन में अपन ने पढ़ा था कंपनी, एलएलपी या पर्सन हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और जो है हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर उधर नहीं आते। कॉर्पोरेट गारंटर भी जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन है। अब डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है सूट कर देना। सूट किसके रिस्पेक्ट में करना? अरे भैया अमाउंट के रिस्पेक्ट में करना, ठीक है। तो सूट किसके रिस्पेक्ट में करना? अमाउंट के रिस्पेक्ट में, क्यों भैया पैसे नहीं आ रहे हैं तो सूट कर दिया। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, अमाउंट इधर डिस्प्यूट जो है इधर क्वालिटी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वारंटी, तो यही है कि इसमें ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, तो वो भी सूट में आता है, ठीक है। अब फिनेंशियल डेप्ट की बात आ रही है, ठीक है, बात करते हैं फिनेंशियल डेप्ट की। तो फिनेंशियल डेप्ट समझने से पहले हम जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर, फिनेंशियल क्रेडिटर देख लेते हैं, ठीक है। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर, फिनेंशियल क्रेडिटर देख लेते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन से? ठीक है, पर्सन टू हुम ऑपरेशनल डेप्ट इज ड्यू, जिसको ऑपरेशनल डेप्ट टू हुम, ठीक है, ऑपरेशनल डेप्ट इज ड्यू, पर्सन टू हुम ऑपरेशनल डेप्ट इज ड्यू। अब देखो ऑपरेशनल डेप्ट है तो क्या है? टू हुम क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉय भी हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर हो सकता है कि मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज लिए हैं तो मेरे को पेमेंट करना है, एम्प्लॉय से भी सर्विसेज लिए है तो हमको पेमेंट करना है, तो एम्प्लॉय भी अपना ऑपरेशनल क्रेडिटर है, ठीक है। तो पर्सन, ठीक है, टू होम ऑपरेशनल डेप्ट, ठीक है। अब कॉर्पोरेट डिटरमिनेंट पर्सन ओड, कॉर्पोरेट डिटरमिनेंट पर्सन हु ओड ऑपरेशनल डेप्ट, ठीक है। तो पर्सन जो ओव करता है ऑपरेशनल डेप्ट, पर्सन जो ओव करता है ऑपरेशनल डेप्ट टू पर्सन, सामने वाला पर्सन, ठीक है। कॉर्पोरेट डेट इज अ पर्सन टू होम ऑपरेशनल डेप्ट इज ओव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट। और स्टैट्यूटरी ड्यूज, अगर स्टैट्यूटरी ड्यूज भी अगर आपने पेमेंट नहीं करे हैं तो सामने वाला ऑपरेशनल क्रेडिटर हो जाता है, ठीक है। इंक्लूड पर्सन टू होम लीगली असाइन, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो लीगली असाइन भी कर सकता है अपने ऑपरेशनल डेप्ट, ठीक है। तो इसमें स्टैट्यूटरी ड्यूज भी कवर है, और इसमें जो है अगर हम देखें तो एम्प्लॉय भी कवर है। पर्सनल में तो वही है, पर्सन फाइनेंशियल क्रेडिटर पर्सन टू होम फाइनेंशियल डेप्ट इज ड्यू, ठीक है। अब फाइनेंशियल डेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो फाइनेंशियल डेप्ट अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। और पर्सन टू होम मतलब कि अगर पर्सन टू होम ऑपरेशनल क्रेडिटर, पर्सन टू होम ऑपरेशनल डेप्ट इज ड्यू, पर्सन टू होम जो है फाइनेंशियल डेप्ट इज ड्यू, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि टू होम हमें देना है, ठीक है, टू होम फाइनेंशियल डेप्ट इज ड्यू, हमारा कुछ ड्यू है फाइनेंशियल डेप्ट का इस पर्सन को, हमारा कुछ ड्यू है ऑपरेशनल डेप्ट का इस पर्सन को, तो ये हो गया फाइनेंशियल डेप्ट, हो गया हमारा ऑपरेशनल डेप्ट, ठीक है। ये हमने बात करी। और अब हम फाइनेंशियल डेप्ट की बात करते हैं। फाइनेंशियल डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, भाई सामने वाले ने मेरे को लोन दिया, मेरे को लोन भी पे करना है, मेरे को इंटरेस्ट भी पे करना है, डेप्ट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। मनी बोरो अगेंस्ट कंसिडरेशन, वो फाइनेंशियल डेप्ट में आते हैं। अगर इधर हम बात करें तो मनी जो बोरो करा है इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। मनी बोरो करा है, आपको पैसे भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, तो मनी बोरो अगेंस्ट इंटरेस्ट। मनी रेज्ड अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी, मनी बोरो करा है अगेंस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेरे को पेमेंट इंटरेस्ट के साथ करना है। मनी रेज्ड अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट फैसिलिटी, मनी रेज्ड अंडर नोट परचेस फैसिलिटी, ये याद रख लो। मनी रेज्ड अंडर इशू ऑफ बॉन्ड नोट्स डिवेंचर, मैंने बॉन्ड इशू करे थे, सामने वाले ने मेरे को पैसा दिया, ठीक है। और डेप्ट और इंटरेस्ट दोनों पे करना है, ठीक है। कंसिडर एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लीज लाइबिलिटी, ठीक है, लीज लाइबिलिटी है कुछ, ठीक है। टू होम लीज लाइबिलिटी, लीज रेंटल पे करना है, पर इसमें ऑपरेशनल लीज कवर नहीं है, ठीक है, ऑपरेशनल डेप्ट कवर नहीं है, ठीक है। अब जो है फाइनेंशियल लीज और कैपिटल लीज, ठीक है। हायर परचेस लाइबिलिटी, ओके। अब इसमें हायर परचेस लाइबिलिटी भी है। अमाउंट ऑफ एवरी लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज और हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट विच इज डीम्ड एज फाइनेंस एज कैपिटल लीज, ठीक है। फाइनेंस लीज और कैपिटल लीज ऐसा बोलो। अब ये समझो, रिकोर्स वाले रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंट क्या है? रिकोर्स वाले रिसीवेबल क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंट अदर देन रिसीवेबल सोल्ड ऑन नॉन रिकोर्स, ठीक है। तो नॉन रिकोर्स बेसिस पे रिसीवेबल जो सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमको पैसा मिल गया है, ठीक है, हमने रिसीवेबल सोल्ड करे, हमको पैसा मिल गया है, ठीक है। अब जो डेप्ट है वो सामने वाला बियर करेगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं, रिस्क ट्रांसफर हो गई, तो वो वाला रिसीवेबल कवर नहीं है, ठीक है।
रिसीवेबल सोल्ड और डिस्काउंट अदर देन, तो रिसीवेबल अगर तूने सोल्ड करे हैं रिकोर्स वाले, मतलब जिसमें डेप्ट बैड डेप्ट रिस्क तुम ही बियर करने वाले हो, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो बैड डेप्ट सोल्ड करे हैं, सो आपने जो है डेटा सोल्ड करे हैं एंड सोल्ड करे रिसीवेबल, आपको पैसे चाहिए और आपने रिसीवेबल सोल्ड करे हैं जिसपे बैड डेप्ट रिस्क तुम बियर कर रहे हो, ठीक है। फिर आती बात कि मनी रेज अंडर अदर ट्रांजेक्शन, तो मनी कुछ रेज करे है अंडर अदर ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग फॉरवर्ड सेल परचेज एग्रीमेंट, तो हमने फॉरवर्ड सेल से जो मनी रेज करा है, तो मनी रेज अंडर अदर ट्रांजेक्शन से कुछ मैंने मनी रेज करा है जो मेरे को पे तो करना है, तो मनी रेज अंडर अदर ट्रांजेक्शन हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। तो मनी रेज अंडर अदर ट्रांजेक्शन हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब कि प्रॉफिट इसका मेन एम था, इंक्लूडिंग फॉरवर्ड सेल परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कि असेसी ने इन्वेस्ट करा रियल एस्टेट में, ठीक है, तो अमाउंट रेज फ्रॉम अलॉटी, ठीक है, तो डेवलपर ने अमाउंट रेज करा अलॉटी से, जिसको अपन बोल सकते हैं होम बायर से, ठीक है। तो अब ये मनी रेज करा है अदर ट्रांजेक्शन के हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग, इस बोरिंग का कमर्शियल इफेक्ट है कि कभी मैंने पैसे नहीं दिया, अगर मैंने उसको टाइम पे नहीं दिया पैसा के टाइम पे मैंने पोजीशन नहीं दिया जो भी है, तो मेरे को पैसे लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो असेसी जो है इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट, तो अमाउंट रेज करा है मैंने अलॉटी से रियल इस्टेट में, शेल बी डीम टू हैव कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है। अब डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है फॉर हेजिंग, तो एंटर इन डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन फॉर हेजिंग और काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी, बॉन्ड, इंडेमनिटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो मैंने गारंटी दी है, मैंने बॉन्ड दिए हैं, मैंने इंडेमनिटी दी है, मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा है, तो मेरे को जो काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो काउंटर इंडेमनिटी ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गारंटी, इंडेमनिटी, बॉन्ड, डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी आता है। ये इंपॉर्टेंट है, मनी रेज अंदर अदर ट्रांजेक्शन हैविंग कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग। फिर रिकोर्स वाले रिसीवेबल की अपन ने बात करी, बेटर रिसीव आप बियर करोगे, ये है समझने का। ऑपरेशनल लीज इधर नहीं आता, ये समझने का है। फाइनेंस लीज इधर आता है, ये समझने का है, ठीक है ना। तो ये सब आती बात। अब अगर हम बात करें रियल एस्टेट डेवलपर और ऑपरेशनल लेटर की, तो ठीक है, अपन ने तो पढ़ लिया है। अब टाइम लिमिट की बात करें तो क्या आगे टाइम लिमिट आने वाली क्या, फटाफट देख लेते हैं। ओके, हाँ, कौन इनिशिएट करता है, तो फाइनेंशियल डेटा, ऑपरेशनल डेटा, कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, वो तो ठीक है। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की अगर हम बात करें, तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होता है पर्सन हु सबमिट रिजोल्यूशन प्लान। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट मतलब कि भाई जो सबमिट करते हैं रिजोल्यूशन प्लान, कि देखो ये रिजोल्यूशन प्लान बनाया, ठीक है। तो पर्सन जो है हु सबमिट रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन जो भी है, मर्जर एंड डी मर्जर, टू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन है, तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट वो है जो रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं और उनको बोलते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन ऑफ, ठीक है, कॉर्पोरेट डी मर्जर। तो मर्जर, डी मर्जर जो भी है रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं टू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चर प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तो ये सब चीज़ें जो है करते हैं, ये सीएससी को सबमिट नहीं करते, ये सबमिट करते रिजोल्यूशन प्लान टू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होते हैं, याद रखना। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होते हैं, जो मेंबर ऑफ आईपीए रहता है, जो मैनेज करते हैं इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन, वो तो अपन ने पढ़ा है, और जो वोटिंग है वो परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल डेट पे देखा जाता है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लान नहीं बनाते, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो प्लान नहीं बनाते हैं, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट प्लान बनाता है, और वो एप्लीकेंट वो सबमिट करता है रिजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए, रिजोल्यूशन प्लान वो सबमिट करते हैं, फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उन सब चीज़ों को देखता है। तो रिजोल्यूशन प्लान को सबमिट किया जाता है बाय रिजोल्यूशन एप्लीकेंट टू द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है वो रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं। पर्सन जो इनिशिएट करते हैं लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, अपन ने पढ़ा था, शेयर होल्डर, अनपेड क्रेडिटर, ठीक है, डायरेक्टर और रेगुलेटरी बॉडी। और पर्सन जो CIRP करते हैं, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटर की जगह आप बोलो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, कॉर्पोरेट डेटर की जगह क्या बोलो आप, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट होता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मतलब कॉर्पोरेट डेटर तो है ही है, ठीक है। अपन पढ़ रहे पर्सन हु में इनिशिएट, कौन कौन इनिशिएट कर सकता है। अगर आप इधर ही देखो, ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेटर बोला इधर,
तो इधर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट आएगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में क्या आता है, फिनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर के साथ साथ, ठीक है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट में सभी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब कल को कॉर्पोरेट डेटा के मेंबर और पार्टनर, पर्सन हु मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, हु मैनेज द ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, पर्सन हु मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स, ठीक है, ऑफ हु कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, वो भी आते हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट गारंटर, ये सब भी आते हैं, ठीक है। ये अपने बात करी, ठीक है। तो अब जो है हम बात करें ऑपरेशनल डेप्ट की, तो क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ठीक है, ऑपरेशनल डेप्ट क्या है, क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज। अब मुझे बताओ, रजिस्ट्रार जो है एप्लीकेशन दे रहा है, तो रजिस्ट्रार एप्लीकेशन नहीं दे सकता, ठीक है। रजिस्ट्रार जो है वो आईबीसी की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। अगर अब हम बात करें, ठीक है, ऑपरेशन डेप्ट की हमने बात कर ली, अब आईबीसी कंप्लीशन की बात करें। आईबीसी कंप्लीशन में क्या होता है कि भैया एडमिशन, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन की 180 दिन में जो है आपको विच में फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज आईबीसी कंप्लीशन हो जाना चाहिए, और एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम एक बार 60 दिन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 60 डेज के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया कि 90 दिन तक एक्सटेंशन हम तब कर सकते हैं, 90 दिन तक जो है हम एक्सटेंशन तब कर सकते हैं, ठीक है, जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर हम आगे पढ़ेंगे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने इंस्ट्रक्ट करा है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि यार एप्लीकेशन दिया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलेगा कि चलो ठीक है एप्लीकेशन दे दी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई होता है तो जो है वो 90 डेज़ का एक्सटेंशन देता है, ठीक है। तो 180 + 90 हो गया अपना 270। अब जो है 270 और 330, ठीक है, 4 दिन हो रहे, मैंडेटरी कंप्लीट हो जाना चाहिए मैक्सिमम 330 डेज में, इंक्लूडिंग जो है अपना एक्सटेंशन, ठीक है। साथ ही साथ जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसमें जो भी लीगल प्रोसीडिंग चाहिए, ठीक है, तो जिसमें जो टाइम लग रहा है, तो टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स, टाइम टेकन जो हो रहा है लीगल प्रोसीडिंग्स में इन रिस्पेक्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस, कि भैया एक्सटेंशन तो ले लिया और लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम लग रहा है इन रिस्पेक्ट टू रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अगर मैंडेटरी कंप्लीट हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आईबीसी 2019 के कमेंसमेंट के 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, कि जो है बाकायदा एडमिशन के 180 दिन में हमको कंप्लीट करनी है, विच में फर्दर एक्सटेंड टू 90 डेज। 90 डेज़ के लिए 66% की जो है इंस्ट्रक्ट करता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, 66% जो है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को जो है इंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है एप्लीकेशन देता है फॉर दी, फिर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई होता है तो बढ़ा देते हैं 90 डेज़ के लिए, और मैंडेटरी कंप्लीट करना पड़ेगा 320 दिन में मैंडेटरी आप कंप्लीट कर सकते हैं इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, और टाइम टेकन एक्सटेंशन तो ठीक है, और टाइम टेकन इन सेटलमेंट, टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये रिजोल्यूशन एक प्रोसेस है, उसमें एक लीगल प्रोसीडिंग्स भी लग रही है, तो जो लीगल टाइम में वो सब हटा के अगर वो कंप्लीट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज कमेंसमेंट से 90 दिन के अंदर, ठीक है। अब क्या बोला है कि इनिशिएशन ऑफ CIRP, ये इंपॉर्टेंट है। अब आती बात सेक्शन 7 की कि इनिशिएट कौन करते हैं सेक्शन 7 में, समझना। इसके बाद जो है हम छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, तब जाके हमको समझ में आएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटा के हिसाब से हम पहले प्रोसीजर पढ़ ले, फिर हम जो है क्वेश्चन करेंगे। तो इनिशिएशन ऑफ CIRP, तो क्या बोला है कि इनिशिएशन ऑफ CIRP के केस में कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ठीक है, तो व्हेन डिफॉल्ट ऑकर, जब डिफॉल्ट ऑकर होता है, डिफॉल्ट ऑकर मतलब कि ड्यूज आपने टाइम पे पे नहीं करे, ठीक है, तो होता है डिफॉल्ट। मेयर इंसॉल्वेंसी डिफॉल्ट नहीं होता, तो वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आपकी वैल्यू ऑफ एसेट से ज़्यादा है, तो अगर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी वैल्यू ऑफ एसेट से ज़्यादा है तो वो डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है। वैल्यू ऑफ लायबिलिटी अब तुम्हारी वैल्यू ऑफ एसेट से ज़्यादा है तो वो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, वो इंसॉल्वेंसी है, ठीक है, चलो, पर वो डिफॉल्ट ही नहीं। डिफॉल्ट मतलब क्या, आपने पे नहीं कर पाए, स्क्रूटनी चल रही है तेरी, सिर्फ मियरली स्क्रूटनी ही चल रही है, डिफॉल्ट स्क्रूटनी का मतलब ये थोड़ी ना है कि डिफॉल्ट हो गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ अपील, तो अपील में भी चले गया, तो डिफॉल्ट अगर ऑकर हुआ है भले ही तो डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में अपील में चले गया, फिर भी डिफॉल्ट तो माना जाता है। स्क्रूटनी चल रही है, डिफॉल्ट नहीं है। वैल्यू ऑफ लायबिलिटी तेरी वैल्यू ऑफ एसेट से ज़्यादा है तो वो इंसॉल्वेंसी है, उसको डिफॉल्ट मत मानना। स्क्रूटनी चल रही है, डिफॉल्ट नहीं है।
डिफ़ॉल्ट हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अपील। फिर आती बात जो है डिफ़ॉल्ट ऑकर हो रहा है मिनिमम 1 करोड़ का, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ है एन एप्लीकेंट वांट टू इनिशिएट CIRP, तो डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ है एंड एप्लीकेंट जो है फिर वो इनिशिएट कर सकता है CIRP, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट रेट ने डिफ़ॉल्ट किया जो भी है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद से भी दे सकता है या जॉइंटली विद अदर दे सकता है। खुद से दे दो या दूसरे के साथ मिलकर दे दो। तो जॉइंटली विद अदर, अब जॉइंटली विद अदर, तो अदर में डिफॉल्टेड क्रेडिटर भी हो सकता है, ठीक है। जॉइंटली विद अदर तो डिफॉल्टेड फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हो सकता है, या फाइनेंशियल क्रेडिटर विद टू हुम नो डिफॉल्ट, ठीक है। तो अदर के साथ कर रहे हैं तो जिसके पास जैसे डिफॉल्ट नहीं भी है तो भी वो कर सकता है, ठीक है। तो उसके साथ भी आ सकता है कि जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफॉल्ट नहीं है और जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफॉल्ट है तो वो तो जा ही सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे ये भी लोग भी जा सकते हैं, गेट, गारंटर, गैजेट बोल सकते हैं या गेट बोल सकते हैं, ठीक है। गार्डियन, गारंटर नहीं, गार्डियन। गार्डियन के बाद है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एस्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, टी से है ट्रस्टी, ई से एग्जीक्यूटर, और गैजेट बोल दो ज़्यादा है सही, तो गेट बोल दो ट्रस्टी इंक्लूडिंग डिबेंचर ट्रस्टी। तो गारंटर है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द एस्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो गारंटर है, सॉरी गार्डियन है, गारंटर नहीं, गार्डियन है, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब गार्डियन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर टू द एस्टेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ट्रस्टी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ट्रस्टी इंक्लूडिंग डिबेंचर ट्रस्टी, और एग्जीक्यूटर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखी है। ये एप्लीकेशन देंगे फीस के साथ विद इंक्लोजर, ठीक है। और फिर NCLT जो है 14 दिन में वो एक्सेप्ट करेगा विद इन 14 डेज, एसर्टेन करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। तो अब एसर्टेन करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट और फिर जो है एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो एग्जिस्टेंस है डिफॉल्ट का, तो डिफॉल्ट का एग्जिस्टेंस है वो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड से ही तो देखेगा या अदर एविडेंसेस देखेगा, ठीक है। अब 14 दिन में अगर उसको मिले डिफॉल्ट मिला तो एसर्टेन करा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, तो ठीक है, एसर्टेन करा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट एग्जिस्टेंस करा उसने, उसको मिला, ठीक है। अगर उसको डिफॉल्ट नहीं भी मिला तो वो रीज़न रिकॉर्ड करके एडमिट कर सकता है एप्लीकेशन कि वो एसर्टेन नहीं कर पा रहा है, पर उसको लग रहा है तो वो कर देगा, बट वो सेटिस्फाइड है डिफॉल्ट होकर, पर वो एसर्टेन नहीं कर पा रहा है। अब जो भी है वो एप्लीकेशन एडमिट कर रहा है, 14 दिन वो बताएगा कि एसर्टेन करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट का एग्जिस्टेंस वो कहीं से भी देख सकता है, और इनफैक्ट अगर वो एग्जिस्टेंस नहीं भी कर सकता तो भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो एसर्टेन पे भी डाउट, एसर्टेन पे भी ऐसा है कि एसर्टेन करो नहीं करो तो भी कर सकता है, और डिफॉल्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड से या अदर एविडेंसेस से जो भी है, ठीक है। उसने डिफॉल्ट एक्सेप्ट, उसको समझ में आ गया कि भैया डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे केस में वो एप्लीकेशन दे देगा, ठीक है। वो एडमिट करेगा एप्लीकेशन, और ये जो एडमिशन के 7 दिन में कम्युनिकेट कर देगा। तो 14 दिन आ गया, 7 दिन आ गए, 14 दिन में एग्जिस्टेंस चेक करो, एडमिट करने के 7 दिन में कम्युनिकेट कर दो, ठीक है। अब पॉइंट ये है, या तो रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट होगा जब इनकम्प्लीट होगा। अब जब रिजेक्ट कराए तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, भैया तो रेक्टिफाई कर दे इन 7 डेज, टू रेक्टिफाई डिफेक्ट इन 7 डेज, और 7 डेज का डायरेक्टिव टाइम है। तो अगर एक्सेप्ट कर 14 दिन में डिफॉल्ट पता कर लिए हैं तो 7 दिन में कम्युनिकेट कर देगा। 14 दिन में डिफॉल्ट पता नहीं कर रहे हैं जो भी है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया 14 दिन के अंदर, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, वो लेंगे कि 7 दिन में उसको ठीक कर दे। अब ये एप्लीकेशन जो हम दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, हमने बात कर ली, पर एप्लीकेशन के साथ इंक्लोजर भी जाएंगे। इंक्लोजर क्या जाएंगे, ODI अदर इन्फॉर्मेशन जो IBBI को चाहिए। डी से डिफॉल्ट इन IU और अदर एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट। तो रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, कि देखो उसने डिफॉल्ट किया, ये लो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की फोटोकॉपी, सामने वाले ने डिफॉल्ट कर दिया, ये लो फोटोकॉपी, ये लो अदर एविडेंसेस कि सामने डिफॉल्ट किया है। नेम्ड इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसका नाम दो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, कि देखो ये इसको अपॉइंट करो, ये मदद करेगा हमारी, नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट का रिकॉर्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी या अदर एविडेंसेस जो शो कर रहा है कि भैया देखो एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट है, ये इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम लो, इसको अपॉइंट करो, जिसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। इन नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसके अगेंस्ट में कोई इंटरिम वो नहीं है प्रोसीडिंग्स, और अदर इन्फॉर्मेशन जो IBBI मांगे। फिर आफ्टर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है कैन नॉट मॉडिफाई क्लेम, सच क्लेम इज नॉट मेंटेनेबल। जब एडमिशन कर लिया एप्लीकेशन का तो फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्रेडिटर मॉडिफाई नहीं कर सकता क्लेम, सच क्लेम इज नॉट मेंटेनेबल, ठीक है। अगर तुमको इनिशिएशन ही करना है, ठीक है, वो क्लेम मेंटेनेबल नहीं है, ऐसे केस में रेमेडी ये है कि पब्लिक अनाउंसमेंट में चले जाओ,
ये अपन ने बात करी, सेक्शन जो अपन ने जो 7 है उसके अपन ने बात करी, इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 8। चलो क्या बोल रहे हैं, तो क्या है 8 में, वही 8 में भी यही है कि डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ है और ऑपरेशनल क्रिएटर वांट टू इनिशिएट CIRP। ठीक है, तो जब डिफ़ॉल्ट हुआ है तो ऑपरेशनल क्रिएटर CIRP कर सकता है, पर समझो इधर सबसे पहले डिमांड नोटिस देना पड़ेगा। और सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, नॉन पेमेंट ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है, ऑपरेशनल क्रिएटर वांट टू इनिशिएट CIRP। तो जैसे अपन ने फाइनेंशियल क्रिएटर में करा था कि आप इटसेल्फ भी कर सकते हो, जॉइंटली भी कर सकते हो, जॉइंटली जिसके साथ करो उसके अगेंस्ट में डिफ़ॉल्ट नहीं भी हो, गुड लोगों के साथ भी कर सकते हो, जिसके अगेंस्ट में डिफ़ॉल्ट है उसके साथ मिलकर भी कर सकते हो। और बाकी जो गेट अपन ने पढ़ा था, ठीक है, वो एप्लीकेशन देख के एप्लीकेशन के साथ इंक्लोजर अटैच करेगी और 14 दिन में एक्सेप्ट करेगा, ये सब अपन ने बात करी। अब इधर डिफ़ॉल्ट अगर ऑकर हुआ है तो डिफ़ॉल्ट ऑकर हुआ है और ऑपरेशनल क्रिएटर वांट टू इनिशिएट CIRP। अब ऑपरेशनल क्रिएटर सबसे पहले डिमांड नोटिस देगा, डिमांड नोटिस एंड कॉपी ऑफ इनवॉइस, डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस देगा। तो डिमांड नोटिस दिया, कॉपी ऑफ इनवॉइस दिया, बोला कि भाई पे कर, देखो कॉर्पोरेट डेटर, मैंने तुमको कुछ माल बेचा था, तुमको पेमेंट करना बचा हुआ, पे तो करो। अब 10 दिन में वो विद इन द रिसिप्ट 10 दिन में वो रिप्लाई करेगा। अब रिप्लाई करेगा तो ये दो चीज़ बता सकते हैं। रिप्लाई करने में या तो तुमको पेमेंट कर दे कि यार हाँ यार अच्छा हुआ यार तूने मेरे को बता दिया यार, कॉपी ऑफ इनवॉइस या डिमांड नोटिस तूने मेरे को दे दिया, मेरे को समझ में आ गया कि अच्छा इतना डिमांड है, अच्छा इस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में है, चलो ले ले पेमेंट ले ले। या तो वो रिप्लाई कर देगा कि भैया डिस्प्यूट है, मैं पेमेंट कैसे दूँ आपको। अभी जो डिस्प्यूट है ना, ये बिफोर रिसिप्ट होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो हर कोई पेमेंट नहीं करेगा ये बोलते हुए कि डिस्प्यूट है। अगर आफ्टर रिसिप्ट हर कोई डिस्प्यूट बोल देगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बिफोर रिसिप्ट, ठीक है। या तो बोल देगा कि पेंडिंग स्यूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड, ठीक है, या तो डिस्प्यूट है, ठीक है, या तो बोल देगा कि पेंडिंग स्यूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ठीक है, मतलब आपके रिस्पेक्ट में रिसिप्ट के पहले ही मैंने स्यू फाइल कर दिया था, ठीक है। तो इस केस में आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, या तो आप पेमेंट कर दो, ठीक है। जब आप पेमेंट करोगे ना तो अटैच्ड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, देखो मैंने पेमेंट किया है, ये तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया है, उसकी कॉपी भी अटैच करके भेजना। तो डिस्प्यूट क्या बोलते हैं, एक प्लॉसिबल कंटेंशन विच रिक्वायर फर्दर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो एक कंटेंशन है विच रिक्वायर फर्दर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, ये डिस्प्यूट है। एक कंटेंशन है विच रिक्वायर, ये डिस्प्यूट है विच इज अ प्लॉसिबल कंटेंशन विच रिक्वायर फर्दर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके लिए अपने को फर्दर इंस्ट्रक्शन तो चाहिए, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट है, ठीक है, ये अपन ने देख लिया, या पेंडिंग स्यूट और प्रोसीडिंग्स है, और पेमेंट वाया बैंक, और फिर बैंक से पेमेंट है तो अटैच कॉपी ऑफ रिकॉर्ड आप जो है देख लो। डिस्प्यूट इंक्लूडिंग स्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट में स्यूट भी शामिल है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ अपन ने पढ़ा था क्वालिटी, अमाउंट ऑफ डेट और ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वारंटी, ये सब अपन ने पढ़ा था। ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ जो है फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर मतलब अपने ट्रेड क्रेडिटर होते हैं, वो एडवोकेट, लॉयर और एजेंट को भी ऑथराइज कर सकता है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। और जो है डिस्प्यूट है तो वो जो भी आर्ग्यूमेंट है वो सपोर्टेड बाय एविडेंसेस होने चाहिए, ठीक है। और डिस्प्यूट बिफोर रिसिप्ट, ठीक है, ये स्यूट वुड बिफोर रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रिप्लाई करेगा तो अपन रिप्लाई करेगा, तो अभी तो अपन ये समझ रहे हैं कि 10 दिन में उसने रिप्लाई कर दिया, या तो पेमेंट कर दिया तो पेमेंट नहीं किया क्योंकि डिस्प्यूट कर दिया है या स्यूट उसने फाइल कर दिया बिफोर रिसिप्ट, ठीक है। और अगर कभी उसने रिप्लाई ही नहीं किया तो, ठीक है, डिस्प्यूट स्यूट और पेमेंट तो ठीक है, DSP। अगर उसने रिप्लाई ही नहीं किया तो इफ नॉट रिप्लाई विद इन 10 days अबाउट डिस्प्यूट स्यूट एंड पेमेंट, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है एप्लीकेशन विद इंक्लोजर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दे दो, ठीक है। चलो, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है, तो अगर हम बात करें तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन देता है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन देगा विद इंक्लोजर, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा इंक्लोजर के साथ, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन में एडमिट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। एडमिट कब करेगी, आफ्टर एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट चेक करेगी कि अच्छा डिफॉल्ट है तो चलो एडमिट कर लो, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगी, और रिजेक्ट करेगी तो वही अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, तुम रेक्टिफाई कर लो 7 दिन में, और एप्लीकेशन जो है एडमिट कर देगी तो जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब समझो एप्लीकेशन के साथ इंक्लोजर है, उधर तो अपन ने ओडीआई पढ़ा था ना, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम देखें, ठीक है, उधर ओडीआई है, तो उधर ओडीआई में अपन ने क्या देखा था कि अदर इंफॉर्मेशन बाय IBBI, ठीक है। तो ओडीआई में क्या देखा था, अदर इंफॉर्मेशन, तो अदर इंफॉर्मेशन बाय IBBI नीडेड, या डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है तो अपन ने वो डी से अपन ने बताया था कि डिफॉल्ट का प्रूफ
ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी या अदर एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट, और आई से क्या है, नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। पर इधर क्या है, इधर ओडीआई के साथ ओडीआई आरडीआई, ओ से क्या है, ओ से क्या है, अगर हम बात करें इसे अदर इन्फॉर्मेशन है, तो इधर क्या है, ओ से अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डी से डिमांड नोटिस, तो देखो सिंपल सी बात है, या तो आपने ऐसे समझ लिया कि देखो डिमांड नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपने डिमांड नोटिस भेजा था उसको बताने के लिए, ठीक है। डिमांड नोटिस के साथ तुमको इन्वॉइस भी भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो इन्वॉइस भी भेजना पड़ेगा। तो देखो अब तुमने डिमांड नोटिस भेजा, तुमने इन्वॉइस भेजा, ये तो जाएगा तुम्हारी तरफ से, साथ ही साथ एफिडेविट कि एफिडेविट जाएगा कि कोई नोटिस नहीं आया है गिवन रिगार्डिंग डिस्प्यूट, उसने 10 दिन में कोई हमको डिस्प्यूट के बारे में बताया नहीं, ठीक है। साथ ही साथ जो है ये एफिडेविट बता दिया कि उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, कोई उसकी तरफ से डिस्प्यूट के बारे में जानकारी नहीं है या सूट के बारे में जानकारी नहीं है, और जो है पेमेंट भी करा है, पेमेंट भी नहीं करा उसने 10 दिन में, तो ये भी हमने बताया, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा, एक तो इन्वॉइस, साथ ही साथ जो है डिमांड नोटिस, सामने वाले ने 10 दिन में कोई रिप्लाई नहीं करा उसका हम एफिडेविट दे रहे हैं, हमारा बैंक स्टेटमेंट भी अटैच कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर कि हमारे पास देखो पैसा भी नहीं आया है, साथ ही साथ डिफ़ॉल्ट के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा कि इन्वॉइस दिया, डिमांड नोटिस दिया, सामने वाले ने जो है डिफ़ॉल्ट भी करा है उसने, सामने वाले का रिप्लाई भी नहीं आया है, और ले हमारा बैंक स्टेटमेंट, और नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नो पेमेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट डेटर, वो तो ठीक है कि कोई पेमेंट नहीं आया है कॉर्पोरेट डेटर से, और उसका सर्टिफिकेट भी हमने अटैच कर दिया। अब इसमें 3 चीज़ें डिस्क्रिशनरी है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर इफ़ अवेलेबल, रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इफ़ अवेलेबल, और नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये है हमारी चीज़ें, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 6-7 चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है, सबसे पहले तो डिमांड नोटिस और इन्वॉइस की कॉपी, सामने वाले का रिस्पांस नहीं आया है तो ये बताओ कि कोई रिप्लाई नहीं आया है तो उसका एफिडेविट, ठीक है, मतलब कोई रिप्लाई मतलब डिस्प्यूट हो सूट के बारे में, कोई पेमेंट नहीं आया है तो नॉन पेमेंट, तो आपने बैंक के फिनेंशियल, ठीक है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक सर्टिफिकेट आपने अटैच कर दिया। फिर डिफ़ॉल्ट है तो रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट, आईयू या अदर एविडेंसेस, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो बैंक सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये डायरेक्टरी है, ठीक है, ये अवेलेबल हो तभी डालो, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन था जिसमें डिस्क्रिप्शन देखो ये है कि अगर आपने रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट अटैच करना पड़ता है, एप्लीकेशन का इंक्लोजर करना पड़ता है, अगर आपने अवेलेबल हो तो करो, अगर नहीं अवेलेबल है तो भी कोई तुम्हारा इनकम्प्लीट नहीं मानेंगे, चलेगा। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी अवेलेबल है तो आप सबमिट करो, साथ ही साथ नेम ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के आपके डिस्क्रिप्शन पे है, और वो ऑपरेशनल क्रेडिटर में हमने पढ़ा था कि हम किसी को भी ऑथराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि एक क्वेश्चन था कि गिविंग नोटिस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रेड क्रेडिटर, क्या हो रहा है कि ट्रेड क्रेडिटर जो है, गिविंग नोटिस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रेड क्रेडिटर को जो है वाइंडिंग अप का नोटिस दे दिया, ठीक है। तो गिविंग नोटिस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर डज नॉट मीन दैट ही हैज़ नॉट फर्निश द डिमांड नोटिस, मतलब ऐसा है कि अगर वाइंडिंग अप का नोटिस ट्रेड क्रेडिटर ने पहले दे दिया था, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यार वाइंडिंग अप का नोटिस पहले मेरे को दिया और मैं आईबीसी, और वो आईबीसी में आ गया, वाइंडिंग अप के बाद वो आईबीसी में आ गया, और आईबीसी में डायरेक्ट उसने एप्लीकेशन दे दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ये बोलते हुए कि डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस तो हमने दे के रखा था, वो तो वाइंडिंग अप का नोटिस दिया है तो उसमें सब कवर है, तो ऐसा नहीं है, आपको डिमांड नोटिस और ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। और बिफोर फर्निशिंग डिमांड नोटिस और इनवॉइस आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर आती बात सेक्शन 11 की, ये अपन ने 8 पढ़ा, ये अपन ने, फिर अपन 9 पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या है 9 भी देख लेते हैं, जिसमें आता है इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय कॉर्पोरेट डेटर। इसमें क्या है कि वैन डिफ़ॉल्ट होगा, वही डैन डिफ़ॉल्ट होगा तो कॉर्पोरेट डेटर जो है खुद से भी इनिशिएट कर सकता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटर जो है वो हिमसेल्फ जो है इनिशिएट कर सकता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने डिफ़ॉल्ट करा है तो वो एप्लीकेशन दे, ठीक है।
तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है। इधर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोला है, ठीक है, इधर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोला है, ठीक है, वो डेफिनेशन में कॉर्पोरेट डेटर बोला है, तो इधर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोला है, ठीक है। अब कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी डिस्क्लोजर के साथ, जिसे उधर अपने ओडीआई पढ़ा, उधर अपन ने 2-3 चीज़ें पढ़ी, इधर भी है सब में है। सब क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट और अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, ठीक है। तो आईआरपी का अपॉइंटमेंट वो अटैच करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर, और इसमें पार्टनरशिप भी है, इसमें जो है फर्म भी इन्वॉल्व है, तो रिजोल्यूशन ऑफ 3/4, तो रिजोल्यूशन ऑफ 3/4 ऑफ, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ 3/4। फिर आता है स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन तो क्या बोला है कि कॉर्पोरेट डेटर जो है एप्लीकेशन देगा विद इंक्लोजर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटर ने अगर डिफॉल्ट करा है तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन कर सकता है, ओके। तो कॉर्पोरेट डेटर जो है एप्लीकेशन कर सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सुओ मोटो नहीं कर पाएगी, 14 दिन में एप्लीकेशन या एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, अपॉर्चुनिटी देगा 7 दिन में करेक्ट करने की, और तो वो किसी को ऑथराइज कर सकता है। उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट आएंगे, देखो ये बताने के लिए कि देखो मैंने डिफॉल्ट करा है, मेरे को इनिशिएट करवाना है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ये लो बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट, ये लो स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन, ठीक है, 3/4 का, और अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी जिसके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं हो, ठीक है। अब समझो एप्लीकेशन देने के बाद ये जो अभी अपन ने बात करी, सब बुक्स ऑफ अकाउंट दे दिए, स्पेशल रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर और रिजोल्यूशन 3/4 का, और अपन ने क्या बात करी, अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट BIS, बुक्स ऑफ अकाउंट, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, बुक्स ऑफ अकाउंट, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम, और स्पेशल रिजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर। अब बात करें तो एप्लीकेशन जो है वो 7, 9, 10 जो भी आएगी उसके एप्लीकेशन को एडमिट करेंगे, और एप्लीकेशन के एडमिशन से जो है कमेंसमेंट चालू होगा। फिर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया, ठीक है, तो या तो आप एडमिशन के टाइम भी करो या उसके बाद भी कर सकते हो। पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया, बाकायदा पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, और फिर जो है मोरेटोरियम पीरियड लग जाता है। 66% ऑफ वोटिंग पावर हमको समझना पड़ेगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर में। ये एज ओल्ड प्रैक्टिस है, ये एज ओल्ड प्रैक्टिस है कि भाई क्या बोला है कि 66% वोटिंग पावर चाहिए। कहाँ का चाहिए 66%? एक्सटेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड बाय फर्दर 90 डेज, ठीक है, तब मेरे को चाहिए। COC एट फर्स्ट मीटिंग रिजॉल्व टू अपॉइंट IRP की जगह RP अपॉइंट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं IRP को न्यू RP से। तो IRP की जगह RP आ रहा है, और ठीक है, एक IRP की जगह रिजॉल्व टू अपॉइंट या रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना है। देखो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट होगा, बनाएगा कौन? एप्लीकेंट। सबमिट किसको करेंगे? प्रोफेशनल को करेंगे। अप्रूव कौन करेगा? COC करेगा, ठीक है। फिर आती है बात कि इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन का इनिशिएशन, ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन बाय COC, तो जो COC है वो लिक्विडेशन को इनिशिएट करेगी। क्या बोल रहा है? इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन बाय COC, तो इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन बाय COC या एप्लीकेशन को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इधर 10% ऑफ वोटिंग पावर नहीं देखते, 10% ऑफ डेप्ट देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन बाय COC या विड्रॉ कर रहे हैं एप्लीकेशन को, तो 10% ऑफ वोटिंग पावर नहीं देखते, 10% ऑफ डेप्ट देखते हैं, ठीक है। फिर अभी बात आती है कि इधर अगर हम समझे तो 90% हमने पढ़ा विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, और रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर रहे हैं, तो इधर आ जाता है। अब बात आती है कि इसे 10% भी है, ठीक है, तो बस 10% ऑफ डेप्ट, ठीक है, अभी हम वो समझेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मीटिंग करता है, इसमें एक चीज़ ये है कि भैया जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है मीटिंग करता है, तो मीटिंग नोटिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल देता है। किसको देता है? वो ऑथराइज मेंबर्स को देता है, ऑथराइज को देता है, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है, साथ ही साथ ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी देता है जिसके ड्यूज मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ डेप्ट है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि जो है मीटिंग का नोटिस जो है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल दे रहा है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मोरेटोरियम पीरियड अब हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो मोरेटोरियम देखो, एप्लीकेशन दिया, एडमिशन करा, अपॉइंटमेंट करा, IRP का जो भी है,
और पब्लिक अनाउंसमेंट करा क्लेम का। तो पहले अब जो है अपन एक बार पब्लिक अनाउंसमेंट देख लेते हैं। देखो ये तो ये 9 की अपन ने बात कर ली है, इसमें जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो उसको देख ही लेंगे, ठीक है। बात करें तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट भी पढ़ लिया अपन ने, ये भी ये सब पढ़ लिया। पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, अभी इसको देखना है यार, इसको देखना है। पर एक बार जो है हम ये पब्लिक अनाउंसमेंट और ये सब चीज़ें देख लेते हैं। टाइम लिमिट फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो ये अपन ने देख लिया है, ठीक है। और विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन 90% ऑफ वोटिंग शेयर, ठीक है, ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। तो वंस एप्लीकेशन मेड बाय एप्लीकेंट, अप्रूवल चाहिए ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर इन मैनर स्पेसिफाइड। तो वंस एप्लीकेशन मेड बाय एप्लीकेंट, एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी, वंस एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट कैन बी विड्रॉ बाय 90% ऑफ वोटिंग शेयर। ये अपन ने पढ़ लिया। मोरेटोरियम की बात करी, पर मोरेटोरियम के पहले पब्लिक अनाउंसमेंट देख लेते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट समझो क्या बोल रहे हैं कि पहले ऐसा था कि भैया एडमिशन के 14 दिन के अंदर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन कर दी, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दो। अब वो समझो अपॉइंटमेंट एज प्रपोज, तो जैसा प्रपोज करके रखा है वैसा हमने जो है अपॉइंट कर दिया, ठीक है। या तो प्रपोज नहीं करके रखा है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगा, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगा तो वो रेफ़र कर देता है IBBI को। IBBI रिकमेंडेशन देती है 10 दिन के अंदर। अब उसकी इच्छा पे है कि उनको उसको रिकमेंडेशन को फॉलो करना है कि नहीं करना है, और अपॉइंट करेगा। और टिल दी अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये रहेगा। ये होता है 16। जब पब्लिक अनाउंसमेंट होता है तो जैसे अपॉइंटमेंट होगा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट होता है। तो अगर हम बात करें पब्लिक अनाउंसमेंट की, तो पब्लिक अनाउंसमेंट में समझो आप अनाउंस करोगे कि देखो ये कॉर्पोरेट डेटर है, इसने डिफ़ॉल्ट करा है, इसका नाम ये है, इसका एड्रेस ये है, इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी ये है। अब क्लेम जिसको इसके अगेंस्ट में सबमिट करना है सबमिट करो, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। और क्लेम जो है, प्रूफ ऑफ क्लेम जो है आप सबमिट करो। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो है अपॉइंटमेंट हुआ है तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का भी नाम आएगा, ठीक है। और अगर तूने फॉल्स क्लेम करा है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी। डिटेल्स ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आया। CIRP की लास्ट डेट क्या है। तो देखो अगर हम बात करें तो 3 तो डेट ही हो गई भाई, सबमिट करो, लास्ट डेट तुम्हारी ये है, ठीक है। एक तो ये हो गया, देखोगे सबमिशन की लास्ट डेट। एक हो गया CIRP की लास्ट डेट ऑन विच CIRP क्लोज, ठीक है। तो 3 नहीं तो 2 डेट हो गई। तो कॉर्पोरेट डेटर का नाम, वो किसकी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, 2 डेट हो गई। डिटेल्स ऑफ इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और पेनल्टी, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट डेटर होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, इसका मतलब कि इसका जो है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हो रहा है, तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंट किया है तो उसका भी तो नाम जाएगा। इसकी रिजोल्यूशन की लास्ट डेट क्या है और डेट ऑफ सबमिशन क्या है, और अगर तुमने फॉल सबमिट करा तो ये सब जो है जाएगा। चलो तो ओके, प्रोटोकॉल अनाउंसमेंट जो है इन फॉर्म A ऑफ शेड्यूल। तो अनाउंसमेंट जो है बाकायदा इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भैया तुम फॉर्म A ऑफ शेड्यूल में इसका अनाउंसमेंट करना, ठीक है। पब्लिकेशन जो होता है उसका वेबसाइट में आप डालो कि यार देखो यार, कंपनी के वेबसाइट पे डाल दिया कि यार ये पब्लिक अनाउंसमेंट है। न्यूज़पेपर में इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीजनल न्यूज़पेपर, ठीक है। और जो है वही लोकेशन रीजनल ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस, ठीक है। तो वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे आपने बता दिया, ठीक है। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है और एक रीजनल ऑफिस और प्रिंसिपल ऑफिस में जो है जो रीजनल लैंग्वेज चलती है। और फ्रॉम वेयर क्लेम फॉर्म, और इनफैक्ट जो है फॉर्म A में उसका पब्लिकेशन तो हर जगह कर देंगे। इसके अंदर ये बता के रखेंगे कि कहाँ से आप जो है क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। 3 RP देता है, ठीक है। इसमें से एक को आपको जो है चूज़ करने का, ठीक है। अनाउंसमेंट जो है वो 3 दिन में कर देंगे, अनाउंसमेंट इन 3 days। और लास्ट डेट ऑफ क्लेम, ठीक है, देखो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन और क्लेम करने की जो लास्ट डेट होती है वो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंट होने से 14 दिन है, पब्लिक अनाउंसमेंट से नहीं है। तो लिख लेते हैं, मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट से नहीं है, ठीक है। ये अपन ने करा, अब जो है, ठीक है, ये अपन ने बता दिया, ये पब्लिक अनाउंसमेंट हो गया।
अब पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है तो अब मोरेटोरियम भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है अपन अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक तरीके से अपन मान सकते हैं कि एक ये ट्रेंच होता है कि इसके बाद के जो है सेक्शन है वो सेक्शंस भी है, पर अब इसके मतलब कि इसके पहले तक के जो सेक्शन है वो अच्छे खासे हमने जो है कवर कर लिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम जो है क्वेश्चन भी कर लेंगे तो एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि चलो यार कुछ हुआ है, राइट। मोरेटोरियम की अगर हम बात करें तो क्या बोल रहे हैं मोरेटोरियम के रिस्पेक्ट में, 1 सेकेंड, मोरेटोरियम, ओके। तो अगर हम बात करें, ठीक है, मोरेटोरियम की, तो क्या लिखा है भाई, अब ये अच्छा है। ऑन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो मोरेटोरियम डिक्लेयर करता है। पमला का ऑर्डर इनवैलिड है, ठीक है, किसी का भी ऑर्डर आए वो इनवैलिड हो जाता है, मोरेटोरियम तो हो जाएगा डिक्लेयर, ठीक है। तो जो है मोरेटोरियम डिक्लेयर हो गया। अब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मोरेटोरियम पीरियड में प्रोहिबिट हो जाता है कि यार मोरेटोरियम लग गया है, देखो अब मोरेटोरियम लग गया मतलब कि अब वसूली इनकी चालू होगी, या अपन बोल सकते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चालू होगा क्योंकि एप्लीकेशन एडमिट कर ली। कोई भी सीयूट इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, जो चल रही है सीयूट वो कंटिन्यू नहीं होगी, कोई डिक्री एग्जीक्यूशन वो भी वैलिड नहीं होंगे। तो जो कंप्लीट हो गया, सीयूट चालू नहीं हुआ है तो इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, सीयूट चल रहा है तो चलेगा नहीं, कंटिन्यूशन नहीं होगा, सीयूट खत्म हो चुका है, डिक्री ऑर्डर आ गया है तो उसको एग्जीक्यूशन नहीं होगा अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। ऑन लिक्विडेशन सीयूट वेस्टेड इन स्टेट, ऑन लिक्विडेशन जो है सीयूट जो वेस्ट हो रहा है इन स्टेट वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब डेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर डिस्पोज एलिनेट ट्रांसफर इनकम्बर, ठीक है, प्रोहिबिट है, सब प्रोहिबिट है। देखो क्या दूसरी चीज क्या प्रोहिबिट है, डेट, डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफर, इनकम्बर नहीं हो सकती, ठीक है। डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफर, इनकम्बर नहीं हो सकती। कॉर्पोरेट डेटा की एसेट, लीगल राइट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ना तो एसेट डिस्पोज होगा, एलिनेट होगा, ट्रांसफर होगा, इनकम्बर होगा, ना तो लीगल राइट और ना तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट। और लिक्विडेशन पे प्रॉपर्टी वेस्ट इन एस्टेट वो भी नहीं कुछ होगा। तो डेट भी नहीं होने वाला, एफआरई भी नहीं होने वाला, फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो फोरक्लोज भी नहीं हो सकता, मतलब कि एसेट तो कहीं डिस्पोज, एलिनेट, ट्रांसफर, इनकम्बर तो नहीं हो सकती। इनफैक्ट फोरक्लोज भी नहीं हो सकता, फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर, तो जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इसने क्रिएट करके रखी थी, ठीक है, वो फोरक्लोज, रिकवर, इन्फोर्स नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग एक्शन अंडर सरफाइजी, ठीक है। पर ये वो किसके अगेंस्ट में नहीं हो सकती, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में नहीं हो सकती, समझो। फिर कॉर्पोरेट डेटर जो है ओनर, ऑक्यूपाई या पोजेशन, तो ऑक्यूपाई और पोजेशन, तो कॉर्पोरेट डेटर ऑक्यूपाई पोजेशन अगर उसने करके रखा है ओनर से या लेसर से, मतलब कि कुछ चीज़ें हायर पे लेके रखी, तो सामने वाला उसकी रिकवरी भी नहीं कर पाएगा। तो क्या चीज़ें हैं, सीयूट इंस्टीट्यूट नहीं हो पाएंगे बेचारे के, डेट नहीं हो सकता, असेट, लीगल राइट और बेनिफिशियल ओनर, इनकम्बर नहीं हो सकता, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो असेट है, लीगल राइट है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट ना तो डिस्पोज हो सकता है, एलिनेट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ना तो इनकम्बर हो सकता है, ठीक है। फिर है एफआरई, फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्स नहीं हो सकता कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्स नहीं हो सकता ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तो फोरक्लोज, रिकवर या इन्फोर्स नहीं हो सकता ऑफ कॉर्पोरेट डेटर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर। तो फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट करी थी, तो कॉर्पोरेट डेटर ने कुछ ना सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करी थी सामने वाले को, ठीक है। तो क्रिएट करके रखी थी, सामने वाला बोला कि चलो ठीक है मैं इन्फोर्स कर देता हूँ, मैं फोरक्लोज कर देता हूँ, मैं ठीक है रिकवर कर लेता हूँ, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो डेट नहीं हो सकता, ठीक है। जो अगर कॉर्पोरेट डेटर ने फोरक्लोज या रिकवर या इन्फोर्स करा था सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो वो भी नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेटर, तो इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता, तो इन्फोर्स बाय सिक्योरिटी क्रिएटर, ठीक है। और इंक्लूड एक्शन अंडर सरफाइजी, या रिकवरी नहीं हो सकती, या अटैचमेंट नहीं हो सकता। मोरेटोरियम किस पे एप्लीकेबल नहीं है, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पे मोरेटोरियम एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले नोट समझो कि लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस, ग्रांट वो टर्मिनेट नहीं होंगे, वो सस्पेंड नहीं होंगे, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, वो सस्पेंड नहीं होंगे मोरेटोरियम पीरियड में, इफ़ नो डिफ़ॉल्ट इन ड्यूज, ड्यूज में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, अराइज फ्रॉम यूज ड्यूरिंग मोरेटोरियम, ठीक है।
तो नो डिफॉल्ट इन ड्यूज अराइज ड्यूरिंग फ्रॉम यूज ड्यूरिंग मोरेटोरियम, तो मोरेटोरियम में कोई से ड्यूज, ये जो लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, कंसेशन, क्लियरेंस, ग्रांट, ये जो है वो टर्मिनेट और सस्पेंड नहीं होगा अगर आपने मोरेटोरियम पीरियड में भी इसको अगर यूज़ करा है और उसका उसको तुमने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है उसको पेमेंट करने में, ठीक है, तो टर्मिनेट और सस्पेंड नहीं होंगे। इनफैक्ट इसेंशियल गुड्स एंड सर्विस भी जो है सप्लाई कर सकते हो, टर्मिनेट और सस्पेंड नहीं हो सकता है। ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट या अरेंजमेंट बाय कॉर्पोरेट डेट, ठीक है, ट्रांजेक्शन अरेंजमेंट और एग्रीमेंट, ठीक है, बाय फाइनेंशियल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोल के रखा है जब अपन ने पढ़ा कि नॉट अफेक्टेड, ये अपन ने पढ़ लिया। इसमें ये चीज़ थी कि मोरेटोरियम पीरियड जो चलेगा वो तो टिल द कंप्लीशन ऑफ CIRP चलेगा। हाउएवर मोरेटोरियम शैल सीज टू इफेक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग CIRP। मोरेटोरियम जो है वो तो चलता रहेगा पर ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ CIRP पर उसका सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगा। जनरली तो CIRP तक चलेगा पर सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगा अगर रिजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल हो गया है या लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया है। तो रिजोल्यूशन प्लान तो जो है अगर रिजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल है तो अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है, तो अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान या पासिंग ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर, या तो रिजोल्यूशन प्लान का अप्रूवल हो गया है या तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया है। क्योंकि कंप्लीशन ऑफ CIRP उसके पहले ही जो है, अगर देखो ये तो वो तो लास्ट डेट है कंप्लीशन ऑफ CIRP, उसके पहले ही अगर रिजोल्यूशन प्लान बन गया तो उसके पहले लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो ऐसा। अब इसेंशियल गुड्स तो फिर भी सप्लाई करोगे, मोरेटोरियम पीरियड की अपन ने बात कर ली। नो फोरक्लोज रिकवर और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय कॉर्पोरेट डेटा, पर वो गारंटर के रिस्पेक्ट में तो हो सकता है, श्योरिटी के रिस्पेक्ट में तो हो सकता है, ठीक है। अगर अपन हम बात करें तो ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट या अरेंजमेंट कोई प्रोहिबिट नहीं होंगे, ठीक है, इन कनेक्शन विद फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर। श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है, तो अगर श्योरिटी ने कोई सी गारंटी दी है तो फोरक्लोज रिकवर इन्फोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस क्रिटिकल वो टर्मिनेट नहीं हो सकते, क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, टू प्रोटेक्ट कॉर्पोरेट डेटा, टू प्रिजर्व वैल्यू, मतलब यही क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज है जिससे कॉर्पोरेट डेटा प्रोटेक्टेड है, उससे ही जो है जो बनी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज टू मेंटेन ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, तो कॉर्पोरेट डेटा का धंधा तो चलेगा, ठीक है, वो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो तो करेगा ही करेगा। वो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि क्रिटिकल गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोटेक्ट कॉर्पोरेट डेटा, टू प्रिजर्व वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, टू मैनेज ऑपरेशंस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। तो गुड्स सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज तो चलेगा टू मैनेज ऑपरेशन भैया, ताकि जो है कॉर्पोरेट डेटा भैया अपना ऑपरेशंस तो मैनेज करते रहे, अपनी वैल्यू अपना ऑपरेशंस चलाते रहे, अपनी वैल्यू को ये प्रिजर्व कर ले, और जो है वो ही तो इसेंशियल है। एक्सेप्ट इफ कॉर्पोरेट डेटा नॉट पेड ड्यूज अराइज ड्यूरिंग सप्लाई इन मोरेटोरियम, ठीक है, तो उसमें फिर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, ये अपन ने चीज़ें पढ़ी थी। तो अपन ने पढ़ा था कि प्रोहिबिट हो गया है, सूट नहीं हो सकता, सूट, डेट, FRE, रिकवरी नहीं हो सकती, तो रिकवरी भी नहीं कर सकता, अटैच नहीं कर सकते भैया। कोई एसेट वसेट दी, ठीक है, अब कोई एसेट वसेट दी, ठीक है, तो अब ठीक है ओनर और लेसर ने कोई सी एसेट दी थी लीज पे, तो उसको अटैच भी नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कोई इन्फोर्स भी नहीं कर सकता, सूट भी वर्क नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट डिस्पोज एलिनेट ट्रांसफर इनकम्बर भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये अपने चीज़ें देखी, ये अपने पढ़ा। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। पर तो अपन ने पढ़ा था कि सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, सूट इंस्टीट्यूट भी नहीं कर सकता, कंटिन्यू भी नहीं हो सकता, और डिग्री एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती, डिस्पोज एलिनेट ट्रांसफर इनकम्बर नहीं कर सकते बाय कॉर्पोरेट डेटा, वो कर ही नहीं सकता, असेट, लीगल राइट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। तो फोरक्लोज, ठीक है, तो फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, तो फोरक्लोज, रिकवर और इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय कॉर्पोरेट डेटा इंक्लूडिंग सरफाइवी एक्शन। और फिर डेट FRE के बाद अटैचमेंट, जो ऑक्यूपाई करके रखा है वो ओनर लेसर जो है वो अटैच नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। ये सब हमने बात करी, ठीक है। अब इस पर हम देख लेते हैं, ठीक है। 60 से हम जो है इसके क्वेश्चन खत्म करते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो कोई मतलब नहीं है। प्रोविजंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, ठीक है,
एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट पर्सन। तो ठीक है, इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन जो है वो कॉर्पोरेट पर्सन पे एप्लीकेबल होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कॉर्पोरेट डेटर पे एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, वो कब एप्लीकेबल होते हैं? जब मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है अगर वो 1 करोड़ हो तो ठीक है, आप ये कर सकते हो। देख लेते हैं, डिफ़ॉल्ट जो है वो 1 करोड़, 1 लाख और बोल रहे हैं, अब 1 करोड़ हो गया। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? फिनेंशियल क्रेडिटर रमन इन्वेस्टर है एंड अ डिबेंचर होल्डर ऑप्शनल। ठीक है, ये फिनेंशियल क्रेडिटर है। तो फिनेंशियल क्रेडिटर रमन इन्वेस्टर है, तो उसने डिबेंचर जो है परचेस करे थे और पैसे दिए थे। ठीक है, वॉज इशूड बाय, जो डिबेंचर इसने इशू करे थे, 0 इंटरेस्ट OCD बॉन्ड अमाउंटेड टू 2 लाख, मैच्योर होंगे 2016 में। लाइबिलिटी टू रिडीम द डिबेंचर मैच्योरिटी अलॉन्ग विद द रिडेम्पशन प्रीमियम ले ऑन द डेटर, वो नहीं हुआ। ठीक है, क्या एलिजिबल है फिर फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू CIRP? तो सबसे पहले फिनेंशियल डेप्ट होता है। अगर हम बात करें तो ये जो होता है अपना फिनेंशियल डेप्ट होता है। तो क्या बोल के रखा है कि अगर हम देखें तो ये फिनेंशियल डेप्ट होता है, इसमें दिख रहा है द मनी इज द पर्सन टू हुम फिनेंशियल डेप्ट इज, तो ये फिनेंशियल डेप्ट होता है, तो ये फिनेंशियल क्रेडिटर है। तो इंटाइटल एप्लीकेशन करने के डिबेंचर इशू अंडर कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हेंस डिबेंचर ऑफ मैच्योरिटी विल बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ फिनेंशियल डेप्ट। ठीक है, कुछ इतना खास नहीं है ये। थर्ड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, MF कैपिटल, वो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। हु में इनिशिएट CIRP? CIRP कॉर्पोरेट पर्सन के रिस्पेक्ट में कौन इनिशिएट कर सकता है? तो अपन ने पढ़ा था, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर, वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है। ठीक है, तो वो इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। चलो अगला, मैनर ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ये जो मैनर दे के रखा है, ये मैनर तो हमको पता है। ठीक है, ठीक है, ये बकायदा अपने को पता है। मैनेजर ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, डिमांड नोटिस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी है, राइट। और जो है प्रोसीजर फॉर IRP फॉर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, तो प्रोसीजर ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, तो प्रोसीजर फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, तो वही सब वो 3 चीज़ें जो है, एक तो BIS बोल सकते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का नाम है, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम है, BIS बोला है ना, तो स्पेशल रिजोल्यूशन, या जो है आपने रिजोल्यूशन पास किया, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ पार्टनर, राइट। अपन ये देखा। अब बात आती है कि सर्कमस्टेंस बताओ जब पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। आ गई ना बात, सर्कमस्टेंसेस जब पर्सन इज नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, राइट। ओके, रुको 1 सेकेंड। अब जो है अगर हम बात करें तो हाँ, पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसको भी अपन देख लेते हैं कि पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू एप्लीकेशन में, तो पर्सन नॉट इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, कौन कौन एप्लीकेशन नहीं कर सकता? जो कॉर्पोरेट डेटर है, जो अंडरगोइंग CIRP है। तो मेरे को बताओ, वो कॉर्पोरेट डेटर जिसकी खुद की CIRP चल रही है, तो वो थोड़ी ना वापस एप्लीकेशन देगा भाई। जब चल रही है तो एप्लीकेशन क्यों दूंगा? या जिसकी CIRP खत्म हुए, देखो चल रही है, या तो खत्म हुए 12 महीने नहीं हुए हैं, या तो कॉन्ट्रावेंशन करे हुए, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन गया था और कॉन्ट्रावेंशन करे हुए 12 महीने नहीं हुए। देखो 4 चीज़ें, CIRP चल रही है, या CIRP खत्म हो गई थी, खत्म हुए 12 महीने नहीं हुए, कॉन्ट्रावेंशन किया उसके 12 महीने नहीं हुए। ठीक है, तो 12 महीने नहीं हुए ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, और कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑर्डर मेड, तो लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया है। तो अब लिक्विडेशन ऑर्डर ही पास हो गया है, तो कैसे मैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन करूँ? ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेटर नहीं है, नोट कॉर्पोरेट डेटर नहीं, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। ओके, ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं कि कॉर्पोरेट डेटर नहीं हो, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के रिस्पेक्ट में। हाउएवर कॉर्पोरेट डेटर जो है, इधर अगर हम कि ऑन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल बाय ऑर्डर डिक्लेयर मॉरेटोरियम पीरियड। अच्छा, ये तो मॉरेटोरियम में है। रुको 1 सेकेंड। सर्कमस्टेंसेस जब पर्सन इंटाइटल नहीं है, ठीक है, तो वही है कि कॉर्पोरेट डेटर जिसकी अंडरगोइंग हो रही है CIRP, कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड CIRP 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, या कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर। इधर ये समझना पड़ेगा कि इधर कॉर्पोरेट डेटर के साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है।
ठीक है, हु हैज़ वायलेटेड, तो कॉर्पोरेट डेटर और फिनेंशियल क्रेडिटर वायलेट कर दिया है एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, जिन्होंने वायलेशन करा है एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटा से वायलेट हो गया है या फिनेंशियल क्रेडिटर से वायलेट हो गया है, ठीक है। तो वायलेट करें एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन प्लान विच हैज अप्रूव्ड 12 मंथ, ठीक है। तो जो भी कॉर्पोरेट डेटा, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ होम लिक्विडेशन ऑर्डर मेड, तो इंटाइटलमेंट ऑफ एक्स टू मेक एप्लीकेशन, एक्स सीम्स टू बी सेपरेट इंडिविजुअल नॉट अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटा हु इज अंडरगोइंग CIRP, सो ही शैल नॉट इंटाइटल टू मेक एप्लीकेशन, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटा एप्लीकेशन फॉर CIRP, ठीक है। अभी तो समझो कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि अ कॉर्पोरेट डेटा हैज़ कमिटेड डिफॉल्ट एंड इज अंडरगोइंग अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। कॉर्पोरेट डेटा ने डिफॉल्ट कमिट करा और डिफॉल्ट तो कॉर्पोरेट डेटा ने कमिट कर दिया और CIRP चल रही है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मिस्टर एक्स देयर ऑफ फाइल्स एन एप्लीकेशन, और कॉर्पोरेट डेटा ने एप्लीकेशन फाइल करी है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने, फॉर इनिशिएटिंग द CIRP विद एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। स्टेट वेदर एक्स इज इंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन, क्या कर सकता है, इंटाइटल्ड टू मेक कॉर्पोरेट मेक एप्लीकेशन टू CIRP, तो क्या लिखा है कि एक्स सीम्स टू बी सेपरेट इंडिविजुअल एंड नॉट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मिस्टर एक्स, उसने फाइल करी एप्लीकेशन, तो एक्स सीम्स टू बी सेपरेट इंडिविजुअल नॉट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, हु इज अंडरगोइंग CIRP। तो एक तो सेपरेट इंडिविजुअल लग रहा है, नॉट अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट, क्योंकि इधर बोला है कि एक्स ने जो है फाइल्स कर दी एप्लीकेशन। अब जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होता है इधर अगर हम समझे, तो कॉर्पोरेट डेटा या पर्सन जो मैनेज कर रहा है ऑपरेशनल और रिसोर्सेज, या पर्सन जो हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है फाइनेंशियल अफेयर्स, या मेंबर पार्टनर जो होते हैं, ठीक है, या कॉर्पोरेट गारंटर भी दे सकता है, ठीक है। चलो ये अपन जो है इसको कट करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर इंपॉर्टेंट हो जाता है पर इधर इसको कट करते हैं, इतना कुछ खास नहीं है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट बोल के रखा है। चलो अब टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ IRP, तो अपन ने पढ़ा ही था कि टाइम लिमिट कंप्लीशन ऑफ IRP क्या है, ये फर्दर 330 डेज इसका अमेंडमेंट आ गया है। विजडम लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया है अगेंस्ट द डेप्ट टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर से डेप्ट लिए अगेंस्ट द डेप्ट टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। अब डेप्ट लिए है तो पे करना पड़ेगा, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ होम फाइनेंशियल डेप्ट इज ओव्ड। अब एफ फाइनेंशियल क्रेडिटर है, इनिशिएटेड द CIRP अगेंस्ट द विजडम लिमिटेड एक्स, जो अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर देयर ऑफ फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एफ ने भी इनिशिएट कर दिया और एक्स अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसने भी फाइल कर दिया एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP। एग्जामिन विद रेफरेंस टू वैलिडिटी एज टू फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्स, एक्स की वैलिडिटी बताओ। तो कायदे से एक्स इनवैलिड है ना, ठीक है। एक ने फाइल कर दिया फिर दूसरे ने भी फाइल कर दिया, ठीक है। गिवन प्रॉब्लम द कमीशन ऑफ डिफॉल्ट बाय विजडम लिमिटेड एफ फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग CIRP बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फर्दर एक्स ने भी अनदर ने मूव कर दी एप्लीकेशन अगेंस्ट विजडम, कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ठीक है। हाउ ही इज इंटाइटल्ड टू रेज क्लेम अगेंस्ट विजडम, इंटाइटल्ड है पर वंस एक बार क्लेम इनिशिएट हो गया तो वापस से क्लेम इनिशिएट नहीं होगा, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट जो है, पब्लिक अनाउंसमेंट में जो है वो सारे के सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले डाउन कर देना आप। पब्लिक अनाउंसमेंट शेल इन पब्लिक अनाउंसमेंट ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू CIRP सो दैट क्रेडिटर इंटाइटल्ड अंडर द लॉ कैन रेज द क्लेम, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम, वही इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम क्या है, स्यूट नहीं होंगे तो वो तो पूरा का पूरा कॉमन अपन ने पढ़ लिया था, इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम ये अपन ने पढ़ लिया था। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए, इससे क्या टोटल 38 क्वेश्चन है। सबसे पहले मिस्टर मध्यम, ये 18th क्वेश्चन है, ठीक है। ये 18th वाला जो है सेक्शन, उस सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि ड्यूटीज सेक्शन 17 के अंदर दे के रखी है। ये कुछ क्वेश्चन है जो मोरेटोरियम पीरियड तक के क्वेश्चन करके जो अपन ने पढ़ा के रखा था उसके आगे के, तो ठीक है, इसको अपन बाद में देख लेंगे। 18 को देख लेंगे, 12A देख सकते हैं, समझते हैं। नेचर इंडिया लिमिटेड ने पिटीशन फाइल करी अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड विद द NCLT अगेंस्ट ट्यूलिप
एंड द पिटिशन एडमिट कर दी। आफ्टर दैट नेचर इंडिया लिमिटेड वांट्स टू विड्रॉ द पिटिशन, एडमिट के बाद विड्रॉ कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सेटलमेंट अराइव बिटवीन पार्टीज, इज इट परमिसेबल टू विड्रॉ द एप्लीकेशन। तो जब एक बार एप्लीकेशन एडमिट कर दी है, ठीक है, वंस एन एप्लीकेशन मेड बाय, ठीक है, मेड बाय एप्लीकेंट, अप्रूवल चाहिए 90% ऑफ, तो वंस एन एप्लीकेशन मेड, ठीक है, और अगर हम बात करें तो मेड बाय एप्लीकेंट अप्रूवल ऑफ 90% शेयर होल्डर ऑफ द कमिटी ऑफ 90% वोटेशन ऑफ सी और सी इन सच मैनर प्रिस्क्राइब इन द गिवन केस वांट टू विड्रॉ इफ एडमिटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस, ठीक है, एडमिट के बाद भी विड्रॉ हो सकती है, ठीक है, एडमिट के बाद भी विड्रॉ हो सकती है। फिर इफ अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, 90% वोटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर नीडेड, ठीक है। और रूल रिगार्डिंग एप्लीकेशन रिजेक्शन जो भी है, अगर हम बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिमिटेड हु इज अ फॉरेन ट्रेड क्रेडिटर हैविंग इट्स ऑफिस हांगकांग में है, वांट टू फाइल पिटिशन आईबीसी ऑन डिफॉल्ट ऑफ डेटर, तो ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर है, डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में फाइल करनी है एप्लीकेशन। पिटीशन 9 में मूव करी फॉर सीकिंग जो है कमेंसमेंट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, फॉरेन कंपनी वॉज नॉट हैविंग ऑफिस ऑफ बैंक अकाउंट, तो सबमिट नहीं कर सकता, तो चलेगा क्या, ठीक है, तो आप सबमिट नहीं कर सकते, वो तो ये तभी है अगर अवेलेबल हो, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, इस परमिसेबल एफ फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी। टास्क कंस्ट्रक्शन था, बीइंग अ डिफॉल्ट इशूड अ डिमांड नोटिस इशू करा थ्रू स्पीड पोस्ट धीरज कंस्ट्रक्शन, अनपेड ऑपरेशन डिमांडिंग पेमेंट इनवॉइस डेटेड 19 मार्च। धीरज कंस्ट्रक्शन ने ऑन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस उसने बताया कि उसने ईमेल लिख दिया था 30 मार्च को, ठीक है, तो इनवॉइस 19 मार्च का था और 15 दिन बाद पेमेंट चाहिए था, और उसने बोला 30 मार्च को ही मैंने जो है ईमेल लिख दिया था, ठीक है, दे हैव डिस्प्यूटेड, तो ये डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर ऐसे अगर अपन बात करें तो उसने तो सही करा ना, एप्लीकेशन जो है टास्क कंस्ट्रक्शन की मेंटेनेबल नहीं है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट, क्योंकि डिस्प्यूट एग्जिस्टेंस है, ठीक है, डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है या स्यूट का नहीं बताता है या तो पेमेंट नहीं करता है, तो फिर जो है दिक्कत थी। रोज गार्डन कंटिन्यूस लॉस है एंड फाइनेंशियल पोजीशन बैड टू वर्स हो गई, ट्रेड क्रेडिटर इशूड ना नोटिस 271, बोला है कि बाइंडिंग आपका नोटिस भेजता है, तो ये नोटिस भेजने की क्या जरूरत है, तो सिंपल सी बात है, तो डिमांड नोटिस हो ये तो सर्व होना चाहिए ना, ये तो सर्व ही नहीं हुआ रोज गार्डन को, ऑन द ग्राउंड डेट नोटिस वॉज सर्व्ड, ठीक है, बाइंडिंग अप में, तो ये कोई वैलिड नहीं है, ये अलग, ये कोई रीजनेबल नहीं था उसका पॉइंट, ठीक है। मोरेटोरियम पीरियड की बात करें, सिस्टम टेक इंडिया, अब ये समझो सिस्टम टेक इंडिया अच्छा क्वेश्चन था, ये समझो, ठीक है, ये सिस्टम टेक इंडिया पे अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन में इतना रेलेवेंस था नहीं, अपन ने देख लिया सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें तो सिस्टम टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कॉर्पोरेट डेटर है उसने चैलेंज किया ऑर्डर 3 जुलाई को पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो सिस्टम टेक है, ठीक है, सिस्टम टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो जो कॉर्पोरेट डेटर है चैलेंज ज़रा ऑर्डर देते 3 जुलाई पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन एनसीएलटी, एनसीएलटी ने एडमिट कर दी एप्लीकेशन प्रेफर्ड बाय अपीलेंट अंडर सेक्शन 10 एंड एडमिट कर दी, मोरेटोरियम पास कर दिया, जो है मोरेटोरियम पास करके आईआरपी वॉज अपॉइंटेड। द ओनली ग्रीवियंस, देखो मोरेटोरियम चार्ज होगा, ओनली ग्रीवियंस ऑफ द एप्लीकेंट इन इट्स चैलेंज इज दैट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ गारंटर हैज़ बीन अटैच, तो भाई फोरक्लोज रिकवर और इन्फोर्स नहीं कर सकते, पर गारंटर की तो कर सकते हैं ना, ठीक है, तो इनकी तो कर सकते हैं, तो मोरेटोरियम लिमिटेड है इसके, तो इसकी तो कर सकते हैं गारंटर की, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन द प्रेजेंट केस इन द फैक्ट ऑफ द केस सिमिलर है, ठीक है, एनसीएलटी डिस्प्लीज कर देंगे इज नॉट एक्सटेंडेड टू प्रमोटर और प्रॉपर्टीज, ठीक है, टू प्रमोटर प्रॉपर्टीज ऑफ मोरेटोरियम इज लिमिटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्पोरेट डेटर नॉट इट्स प्रमोटर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको अपॉइंट किया है एज एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इन XYZ कंपनी लिमिटेड अंडर IBC, स्टेट द टाइम लिमिट फॉर मेक पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, ऑल्सो स्टेट द प्रोटोकॉल फॉर इशू पब्लिक नोटिस, ठीक है, हु शैल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं था,
एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? ओके, एक ये नई चीज़ थी कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो भाई जो एप्लीकेशन कर रहा है, क्या इस बंदे ने पैसे नहीं दिए हैं, एप्लीकेशन का वो कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन बॉन्ड करेगा वो खर्चे, वो जो रीइंबर्स करवा देंगे जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर की जो मीटिंग होगी, तो उसमें वो रीइंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी करा। तो ये जो बचे हुआ जो है हम वीडियो, हम जो है बचे हुआ क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।